एपिसोड की शुरुआत में हमें एसडब्ल्यू ग्रुप की हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां यूजिन एक चैम्बर के बाहर बैठा होता है और डायून अंदर डॉक्टर के पास होती है। तभी यूजिन के फोन पे उसके दोस्तों का मैसेज आता है। वो लोग पूछ रहे थे कि तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे। यूजिन कहता है, मुझे कुछ काम आ गया था। वो लोग बताते हैं कि पार्क के साथ उनको गेम खेलने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है और पार्क तो अभी गाली भी देता है जब हम गंदा खेलते हैं। और वो एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे होते हैं मैसेज में। और उन मैसेज को देख के यूजिन भी स्माइल कर रहा होता है और सामने की तरफ देखता है जहां दायून चेकअप करवाने गई थी। वो एक मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट का रूम होता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है पिछले रात का, जहां फाइट के बाद एसडब्ल्यू ग्रुप के एस्कॉर्ट टीम उस एरिया पे पहुंचती है और वहां डॉक्टर भी होते हैं। डॉक्टर जब दायून को देख रहे होते हैं तब यूना यूजिन के पास आके कहती है, तुम्हें दायून को लेके हॉस्पिटल जाना चाहिए और उसका अच्छे से चेकअप करवाना चाहिए। यूजिन कहता है, हॉस्पिटल क्यों? दिखने में तो दायून बिल्कुल भी ठीक लग रही है। यूना कहती है, भले ही दायून बाहर से ठीक दिख रही हो, पर उसका मेंटल हेल्थ पे बहुत ही ज़्यादा असर हुआ होगा। और मैंने तो ये भी सुना था कि दायून को स्कूल में हिजिन और किसू ने बहुत ही परेशान किया है। भले ही उन लोगों को पनिशमेंट मिल गया हो, लेकिन दायून ने तो बहुत दिनों से उनको झेला है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, तुम दायून को हॉस्पिटल लेके जाओ और वहाँ अच्छे से ट्रीटमेंट करवाओ। यूजिन भी यूना की बातों से सहमत होता है, इसीलिए वो डायून को लेके हॉस्पिटल आता है। फिर डायून भी अपना चेकअप खत्म करवाने के बाद बाहर आती है और यूजिन को देख के पूछती है, ओपा तुम्हें क्या बहुत टाइम हो गया मेरा इंतजार किए हुए? यूजिन कहता है, नहीं नहीं, मैं तो बस अभी आया हूँ अपना चेकअप करवा के। यूजिन पूछता है, डॉक्टर ने तुम्हारे हेल्थ के बारे में क्या कहा? डायून बताती है, डॉक्टर ने कहा है कि ज़्यादा कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे हफ्ते में एक बार चेकअप करवाने के लिए आना पड़ेगा। फिर डायून यूजिन से पूछती है, वैसे डॉक्टर ने तुम्हारे इंजरी के बारे में क्या कहा? यूजिन कहता है, डॉक्टर ने कहा है कि चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो बस छोटा सा एक खरोच था, लेकिन वो भी ठीक हो गया है। जिसे सुन के डायून को राहत मिलती है। डायून यूजिन को बुलाती है कुछ पूछने के लिए। ओपा, यूजिन कहता है, क्या हुआ? तुम्हें कुछ कहना है? लेकिन डायून कहती है, कुछ नहीं, बस यूं ही। फिर डायून रात वाली बात को याद करती है। जब वो अपना चेकअप करवा रही होती है तब वो वहाँ दो गार्ड यूजिन के बारे में बात कर रहे होते हैं। एक गार्ड कहता है, तुम्हें पता है उस हाई स्कूलर ने अकेले ही ज़्यादातर किडनैपर्स को हराया है। दूसरा कहता है, मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा, वो यूना की क्लासमेट है, लेकिन उसके पास स्किल इतना है जितना सुक्जू के पास भी नहीं। डायून यही सब बात सोच सोच के मन में कहती है, मेरे भाई ने कैसा लाइफ जिया होगा उसे जो ऐसा फाइट करना आता है। तभी यूना दूसरी ओर से आती है और कहती है, डायून तुम अब कैसी हो? डायून यूना को देख के हैरान होती है और कहती है, यूना तुम यहाँ क्या कर रही हो? यूना कहती है, तुम मेरा छोड़ो और ये बताओ तुम्हारा चेकअप कैसा गया और डॉक्टर ने तुम्हारे बारे में क्या कहा? डायून कहती है, सब सही से हुआ, पर मैंने सुना है कि तुमने ये सब फ्री में करवाया है, तुम्हें ये सब करवाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यूना कहती है, मैंने इसीलिए करवाया है क्योंकि ये सब मेरी वजह से ही तो हुआ है, और हाँ आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम दोनों को ये सब भुगतना पड़ा। डायून कहती है, तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? तुमने कल भी सॉरी बोला था, और वैसे भी तुम एक विक्टिम हो, तुमने ये सब नहीं करवाया है। यूना और डायून तो बात कर रहे होते हैं, लेकिन यूजिन और यूना के बॉडीगार्ड एक दूसरे को घूर घूर के देख रहे होते हैं। तभी यूना धीरे से यूजिन से पूछती है, क्या तुमने अपना चेकअप करवाया? यूजिन कहता है, हाँ मैंने करवा लिया। लेकिन डायून बताती है, पहले तो ओप्पा ने चेकअप करवाने से मना कर दिया था। जब मैंने कहा कि अगर अपना चेकअप नहीं करवाओगे तो मैं भी अपना नहीं करवाऊंगी, तब जाके उन्होंने अपना चेकअप करवाया है। फिर डायून कहती है, वैसे सुक्जू भी तो यही हॉस्पिटल में है ना? यूना कहती है, हाँ वो यही हॉस्पिटल में एडमिट है। डायून यूजिन से कहती है, ओप्पा चलो ना, हम लोग सुक्जू से मिल के आते हैं। यूजिन भी कहता है, ठीक है। फिर हमें सुक्जू को दिखाया जाता है जो पट्टियों में लिपटा हुआ बेड पे पड़ा होता है, और उससे जाके डायून कहती है, कल रात के लिए शुक्रिया, अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता, और हाँ मुझे माफ़ भी करना, मेरी वजह से आपको इतना चोट लगा। डायून की बात सुन के सुक्जू बहुत ही हैरान होता है और कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। डायून पूछती है, वैसे अभी आपका तबीयत कैसा है? सुक्जू बताता है कि अभी मैं बहुत ही ज़्यादा बेहतर महसूस कर रहा हूँ। लेकिन यूजिन सुक्जू से कुछ भी बात नहीं करता और वो पीछे ही खड़ा होता है, और यूना और उसके बॉडीगार्ड यूजिन को ही देख रहे होते हैं। फिर डायून कहती है, अभी हम चलते हैं, आप अपना ध्यान रखिएगा, और वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद यूना का बॉडीगार्ड सुक्जू से पूछता है, कहीं तुम इसी लड़के के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की बात तो नहीं कर रहे थे? सुक्जू कहता है, हाँ मैंने इसी की इंफॉर्मेशन मांगी थी। सिक्योरिटी इंचार्ज काफ़ी परेशान होकर कहता है, अब जब मैंने अपनी आंखों से उसे देखा तो मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा, इस बच्चे ने इतनों को अकेले मारा। यूना इंचार्ज की बात सुन के कहती है, हाँ मैं भी उसके फाइटिंग स्टाइल से बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गई थी, लेकिन आप इतना चौंक क्यों रहे हो? सिक्योरिटी गार्ड कहता है,
माय लेडी, आप जैसा समझ रही हो वैसा नहीं है। इसने ऐसे ही किसी को नहीं मारा, इसने 10 जन से ज्यादा गुंडों को बड़े ही साइलेंटली से बेहोश किया है। एक दो होता तो भी कोई बात नहीं थी, लेकिन 10 ऐसा काम तो अच्छे अच्छे प्रोफेशनल भी नहीं कर पाते। उसने जितनों को भी मारा है वो लोग या तो बेहोश थे या फिर नॉक होके पड़े हुए थे। किसी को भी जान से इसने नहीं मारा। और जब मैंने वेयरहाउस के अंदर वाले गुंडों को देखा तो पता लगा कि इसने नाइफ से भी फाइट किया। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो इस लेवल के नाइफ फाइट करते होंगे, और ये स्किल ट्रेनिंग से भी नहीं आती, ये रियल फाइट से आती है। और वैसे वेयरहाउस के अंदर जो थे और बाहर के कुछ गुंडे वो लोग प्रोफेशनल थे, कोई सड़क छाप गुंडे तो नहीं थे जो कि कोई भी आके मार के चला जाता। अगर मैं सुखजू की रिपोर्ट सुनूं और उन गुंडों की हालत देखूं तो मुझे ये लगता है यूजिन एक प्रोफेशनल बंदा है जो कि फाइटिंग स्किल में महारत हासिल करके रखा है। जिसे सुन के यूना और सुखजू बहुत ही ज्यादा शौक होते हैं। फिर सीन चेंज होके हमें दायुन और यूजिन को दिखाते हैं जो अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी दायुन कहती है, ओपा तुम्हारा शुक्रिया, मैं तुम्हें कल शुक्रिया नहीं बोल पाई, और हाँ मुझे तो लगता है मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहती हूँ। दायुन की बात सुन के यूजिन पहले तो हैरान होता है, लेकिन फिर स्माइल करते हुए कहता है, नहीं तुम्हें शुक्रिया बोलना नहीं चाहिए, बल्कि शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए। दायुन यूजिन की बात सुन के हैरान होती है और पूछती है, आखिर तुम मुझे क्यों शुक्रिया कहना चाहते हो। फिर यूजिन कहता है, मैं ज़्यादा तो नहीं समझ पाता कि एक फैमिली क्या होता है, लेकिन जब कल तुमने अपनी परवाह किए बिना मेरा चिंता किया और मेरे लिए रो रही थी, तब मुझे पता लगा कि एक फैमिली क्या होता है। इसीलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। फिर सीन चेंज होके हमें यूना की बहन सिन जिए को दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने सेक्रेटरी से बात कर रही होती है और वो कहती है, तो सुखजू ने उन किडनैपर्स को हमारे एस्कॉर्ट टीम से पहले ही ढूंढ के यूना को बचा लिया। मुझे तो लगता है मैंने जितना उसके बारे में सुना है वो उससे भी ज़्यादा बेहतर है। और इसको लगा के कितनी बार हुआ होगा जब सुखजू ने यूना को बचाया है, और गुस्से से कहती है, वो बच्चा मेरे साइड में होना चाहिए था, लेकिन उसे यूना को मिल गया। लेकिन जीए का सेक्रेटरी कहता है, मैम जैसा आप सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, बात तो कुछ अलग ही है। जीए पूछती है, तो फिर क्या बात है जो मुझे नहीं पता। सेक्रेटरी बताता है, सुखजू ने तो बहुत किया, पर लेकिन एक और लड़का था जो पूरे सिचुएशन को हैंडल किया था, और वो भी यूना की क्लास में ही पढ़ता है। जीए कहती है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है कि एक हाई स्कूलर प्रोफेशनल गुंडों से लड़े। सेक्रेटरी कहता है, मैंने जो भी बात बताई वो एकदम सही है, क्योंकि हमारे सीईओ भी उनके ऊपर इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये बात से हैरान होती है और कहती है, अगर दादाजी उस लड़के के ऊपर इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं तब तो ये रूमर्स सही ही होंगे। दूसरी ओर यूजिन अपने रूम में एक्सरसाइज कर रहा होता है। तभी दायुन उसे बुलाती है, ओपा बाहर आ जाओ और कुछ फ्रूट्स खा लो। यूजिन बाहर जाता है और दायुन से जाके पूछता है, अभी तुम्हारी तबीयत कैसी है। दायुन स्माइल करते हुए कहती है, मैंने तो थोड़ी देर पहले ही बताया था कि मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। यूजिन भी कहता है, हाँ याद आया। फिर यूजिन दायुन के पास वाले चेयर पे बैठ जाता है। दायुन कहती है, ओपा अभी तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, और तुम परेशान भी मत होना कि कहीं मैं तुमसे ये ना पूछ लूँ कि तुमने इतना अच्छा फाइट कैसे सीखा और तुमने अपनी लाइफ में पहले क्या किया था। मैं बिल्कुल भी नहीं पूछूंगी इसके बारे में, क्योंकि मैं भी जानती हूँ कुछ बातें हम सीक्रेट ही रखते हैं। जब मैं स्कूल में बुली होती थी तो वो बात मैंने कभी भी दादाजी को नहीं बताया, क्योंकि उनको दिल की बीमारी है और मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे लिए चिंता करे, और इसीलिए मैं तुम्हारी बात भी समझ सकती हूँ। और मुस्कुराते हुए कहती है, जो भी कल तुमने किया मैं जानती हूँ वो सब तुमने मुझे बचाने के लिए किया था। यूजिन दायुन की बात सुन के काफी हैरान होता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। उसी टाइम दायुन का फोन बजने लगता है, जिसके वजह से उनकी कन्वर्सेशन वहीं पे रुक जाती है। दायुन फोन को पिक करती है तो दूसरी साइड यूना होती है। यूना दायुन से पूछती है, अब वो कैसी है। दायुन बताती है कि वो अब अच्छे फील कर रही है। फिर यूना दायुन से कहती है, अपने ओप्पा को जरा पास वाले स्टोर पे आने के लिए बोलना, मैं उससे कुछ बात करना चाहती हूँ। फिर सीन चेंज होता है और हमें यूना और यूजिन को दिखाते हैं। यूना स्टोर के चेयर पे बैठी हुई होती है, लेकिन यूजिन टेबल के पास ही खड़ा होता है। यूना यूजिन से कहती है, तुम खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। फिर यूजिन चेयर पे बैठ जाता है और पूछता है, आगे तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। यूना कहती है, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुमसे पर्सनली अपोलोजाइज करना चाहती हूँ, और मेरी वजह से तुम्हारी बहन जो मुश्किल में पड़ी उसके लिए भी। यूजिन कहता है, ये बात तो तुमने मुझे कल भी बोली थी, फिर आज मुझे यहाँ बुलाने का क्या मतलब है। यूना कहती है, मैं तुमसे अकेले में माफी मांगना चाहती थी, और हाँ मैंने सुखजू को भी बोला है कि वो भी जब ठीक हो जाएगा वो आके तुमसे माफी मांग ले, और साथ ही मेरा जान बचाने के लिए भी तुम्हारा शुक्रिया। यूजिन कहता है, मैंने तो अपनी बहन को बचाया था, तुम्हें नहीं। ये सुन के यूना एम्ब्रेस होके कहती है, हाँ मुझे पता है तुमने अपनी बहन को बचाया था,
लेकिन साथ में मेरा भी हेल्प हो गया, इसीलिए तुम्हारा शुक्रिया। यूजिन उसे कहता है, क्या तुम्हें बस यही सब कहने के लिए मुझे बुलाया है? यूना कहती है, नहीं, एक और बात कहनी है। अब से हम तुम्हारे ऊपर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। ये बात सुन के यूजिन घूर घूर के देखने लगता है। यूना कहती है, तुम्हें मुझे ऐसे देखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो पता ही है, मेरे साथ बचपन से ही कुछ ना कुछ होते आ रहा है। और अभी कुछ दिन पहले अमेरिका पे भी अटैक हुआ था, और जैसे ही हम लोग यहाँ पे आए, तुम भी यहाँ पे ट्रांसफर होके आए, और तुम्हारा हर एक डॉक्यूमेंट्स फेक था, इसीलिए हमारा शक तुम्हारे ऊपर था। लेकिन अब हम यहीं पे रुकने वाले हैं क्योंकि तुमने हमारी हेल्प की। यूजिन उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है, अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई है तो मैं जा रहा हूँ। फिर यूना कहती है, क्या तुम थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हो? मेरे दादाजी तुमसे मिलके पर्सनली थैंक्स कहना चाहते हैं। यूजिन घर की तरफ जाने के लिए घूम जाता है और कहता है, उनको थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हारा हेल्प किया ही नहीं। यह सुन के यूना भी वहाँ पे खामोश बैठ जाती है। यूजिन अपने घर की तरफ जा रहा होता है, तभी उसे चीफ का साथी दिखता है जो कि खून से लथपथ होता है। यूजिन उसके पास जाके पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह आगे से यूजिन को गाली देते हुए कहता है, कमीने, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अगर बॉस ने तुम्हारी बहन को बचाने के लिए तुम्हें इंटेल नहीं दिया होता तो आज हमारे ऊपर जोसियोंग वाले गैंग अटैक नहीं करते। यूजिन भी उसकी बात सुन के हैरान होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें चीफ के क्लब का दिखाया जाता है जहाँ पे जोसियोंग गैंग के बहुत सारे लोग होते हैं और चीफ वहाँ अकेला होता है। वहाँ जोसियोंग गैंग का लीडर भी होता है। वो चीफ से कहता है, क्यों ना तुम चुपचाप हार मान लो और जल्दी से मर जाओ। हमारे साथ फाइट करके तुम्हें क्या ही मिलेगा, वैसे भी तुम मरने वाले हो। चीफ बहुत ही ज्यादा जख्मी होता है, लेकिन वो अपने एटीट्यूड के साथ कहता है, जोसियोंग, तुम क्या मेरी बात कर रहे हो? जब तुम्हें पता है मेरे सारे लोग घूमने गए हैं, तब तुम मेरे ऊपर इतने सारे लोग लेके कायरो की तरह अटैक करने आए हो। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। और यह एपिसोड हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अगर ये वाला एपिसोड आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो जरूर से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जोसियोंग के गैंग वाले चीफ चादुसिक को मारने के लिए उसके क्लब में आते हैं। चादुसिक कहता है, जोसियोंग, तुम तो बहुत ही ज्यादा डरपोक हो जो मुझ अकेले को मारने के लिए अपने साथ इतने सारे बंदे लेके आए हैं, जबकि तुम्हें पता है मेरे सारे मेंबर्स वेकेशन पे गए हैं। जोसियोंग के साथ एक और कांग्रेसमैन भी होता है और वो हंसते हुए कहता है, तुमने कांग्रेसमैन किम के साथ गद्दारी करके गलत किया और उसकी वजह से हम बाकी के कांग्रेसमैन बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। और साथ ही तुमने जोसियोंग का भी इंटेल दूसरों के साथ शेयर करके उसका काम खराब किया, इसीलिए हम सब चाहते हैं कि अब तुम मर जाओ। चादुसिक आगे से हंसते हुए कहता है, मैंने इसका काम खराब नहीं किया, बल्कि मैंने इसे बचाया है क्योंकि ये बेवकूफ़ कोई भी काम एक्सेप्ट कर लेता है बिना जाने कि उसका रिजल्ट क्या हो सकता है। जोसियोंग तुसिक की बात सुन के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और गाली देते हुए अपने लोगों से कहता है, मार डालो इसे। जोसियोंग के सारे गुंडे आगे बढ़ते हैं चादुसिक को मारने। सबसे पहले एक गुंडा बैट लेके अटैक करता है, लेकिन चादुसिक साइड होके उसके अटैक को डॉज करता है और उसके मुंह पे एक पावरफुल पंच मारता है। फिर दूसरा गुंडा पंच मारने का ट्राई करता है, लेकिन चादुसिक उसे भी डॉज करते हुए उस गुंडे को एक अपरकट मार देता है, जिससे वो बंदा वहीं पे नॉक हो जाता है। जिसे देख के जोसियोंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और उसे इम्प्रेस करने उसके दो गुंडे आगे से चादुसिक के ऊपर अटैक करते हैं और वो उन दोनों को भी निपटा रहा होता है। तभी पीछे से एक और गुंडा बेड से उसके पीठ पे मार देता है, जिसके बाद चादुसिक घूम के उस गुंडे के मुंह पे एक पंच मारता है, जिससे वो वहीं पे जमीन पे गिर जाता है। चादुसिक का ये रूप देख के जोसियोंग का गैंग मेंबर भी थोड़े डर जाते हैं, लेकिन चादुसिक स्माइल करते हुए मन में सोच रहा होता है, ये लोग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। मुझ अकेले को मारने के लिए इसने कितने बंदों को साथ लाया है, लगता है मेरा अंत करीब है। और मन में कहता है, शायद उस हाई स्कूलर ने अपनी बहन को बचा लिया हो, कम से कम एक तो अच्छा काम किया मैंने अपनी लाइफ में। तभी हमें यूजिन को दिखाया जाता है जो बड़े ही तेजी से दुसिक के क्लब में बाहर आके बाइक रोकता है, जहाँ पे कुछ जोसियोंग के गुंडे खड़े होते हैं। उनमें से एक गुंडा आके यूजिन को चिल्लाते हुए कहता है, तुम यहाँ बाइक नहीं रोक सकते, कहीं और जाओ। लेकिन यूजिन उसे एक किक मार के वहीं पे सुला देता है और बड़े ही स्टाइल से बाइक से उतरता है। और ये देखिए बाकी के गुंडे भी बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं। उनमें से एक गुंडा गुस्से से यूजिन के ऊपर अटैक करने आगे आता है, लेकिन यूजिन उसके पंच को ब्लॉक करते हुए उल्टा उसे ही एक पंच मार देता है, जिसे देख के दूसरा साथी भी उसे हेल्प करने आगे आता है, लेकिन यूजिन उसे भी एक किक मारता है और उसके मुंह को अपने घुटनों से मार के वहीं पे उसको सुला देता है और क्लब के अंदर जाने लगता है। जब यूजिन क्लब के अंदर जाता है तो उसे बहुत सारे गुंडे दिखते हैं। वो गुंडे यूजिन को देख के कहते हैं,
तुम यहाँ कैसे आ गए और तुम हो कौन? अभी के अभी यहाँ से भाग जाओ। लेकिन यूजिन उनको कुछ नहीं कहता और बस घूरता रहता है। तभी एक बंदा यूजिन के पास आके कहता है, मैंने क्या बोला तुमने सुना नहीं क्या, या फिर तुम्हें मरना है यहाँ? उस गुंडे की बात पूरी होती उससे पहले ही यूजिन उसे एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे वो बंदा पहले दीवार पे लगता है और फिर जमीन पे जाके गिर जाता है। उसे देख के बाकी गुंडों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। यूजिन उनकी तरफ घूर घूर के देख रहा होता है। तभी वो सारे एक साथ यूजिन के ऊपर अटैक करने आते हैं। पहला वाला बैट लेके आता है, लेकिन वो कुछ कर पाता यूजिन उससे पहले ही बैट वाले हाथ को पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से उसके गले पे एक पंच मार देता है, जिससे वो बंदा सीधा जमीन पे गिर जाता है। फिर दूसरा गुंडा यूजिन को पंच मारने आता है, लेकिन यूजिन उसके हाथ को पकड़ के मोड़ देता है और उसे एक पंच के साथ सुला देता है। फिर तीसरा बंदा भी बैट लेके आता है यूजिन को मारने, लेकिन यूजिन उसके अटैक को डॉज करके उसके पैर पे मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। फिर यूजिन अपने घुटने से उसके मुंह पे मारता है, जिससे वो बंदा सीधा बेहोश हो जाता है। और उसे देख के बचा हुआ जो गुंडा होता है वो डर के मारे भागने लगता है, लेकिन यूजिन बड़े ही तेजी से उसके पास जाके उसके मुंह पे एक किक मारता है, जिससे वो भी नॉक हो जाता है। दूसरी ओर चादोसिक जोसियोंग के गुंडे के साथ फाइट करते करते थक चुका होता है और उसे देख के जोसियोंग मन में कहता है, चादोसिक तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे नहीं लगा था कि तुम अकेले ही इतनों को मार पाओगे। अगर तुम्हें हम ऐसे ही जाने देते तो तुम फ्यूचर में हमारे ही नाक पे दम करोगे। कांग्रेसमैन भी चादोसिक को देख के मन में कहता है, अगर चादोसिक अपने बंदों के साथ होता तो हम कभी भी इसे नहीं मार पाते। अच्छा हुआ चादोसिक को अकेले रहना पसंद है, नहीं तो अब तक हम मर चुके होते। तभी फिर से चादोसिक के ऊपर जोसियोंग के मेंबर अटैक करते हैं। पहले वाले को चादोसिक डिफेंड करता है, लेकिन बाकी के मेंबर्स इस बार चादोसिक के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं, क्योंकि वो पहले ही फाइट करके बहुत ही ज़्यादा थक चुका है। लेकिन चादोसिक फाइट बैक करना नहीं छोड़ता, जिसे देख के जोसियोंग कहता है, मैं मानता हूँ तुम सब अंडरवर्ल्ड के गुंडों से सबसे ताकतवर गुंडे हो, लेकिन अब बस करो और हार मान लो। मैं तुम्हें आसान मौत दूंगा, जिससे तुम्हें तकलीफ भी नहीं होगी। लेकिन चादोसिक उसकी बात सुन के थूकते हुए कहता है, अपनी बकवास बंद कर लवले और फिर से अपने लोगों को भेजना चालू कर। मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार हूँ। चादोसिक की ये बात सुन के सब हैरान होते हैं और उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि वो लोग एक टाइम के लिए सब डर भी गए थे। तभी उन सबको दूसरे रूम से उनके बाकी गुंडों के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और वो सब डोर की तरफ देखने लगते हैं। तो वहाँ से यूजिन आता है। यूजिन को देख के सारे हैरान होते हैं और कहते हैं, ये बच्चा कौन है? चादोसिक भी यूजिन को देख के हैरान होता है और कहता है, आखिर तुम यहाँ क्या लेने आए हो? यूजिन उसे कहता है, मेरे पास तुम्हारा मोटरसाइकिल रह गया था, वही लौटाने आया हूँ। यूजिन का जवाब सुन के दोसिक सोचता है, क्या ये मेरे साथ इस टाइम पे मजाक करने आया है या फिर यह बंदा पागल हो गया है? यूजिन को देख के कांग्रेसमैन बड़े ही हंस के कहता है, ये तो एक बच्चा है और देखने से तो लग रहा है कि तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हो। और अपने गुंडों से कहता है, सबसे पहले उस बच्चे को मारो, चादोसिक को हम बाद में देख लेंगे। जिसे सुन के दो गुंडे यूजिन को मारने जाते हैं। तभी दोसिक कहता है, तुम लोग उसे कुछ भी मत करो, उसी में सबकी भलाई है। कांग्रेसमैन कहता है, नहीं, हम इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते, जबकि हमें पता है ये बच्चा तुम्हारे जानने वालों में से एक है। चादोसिक फिर से एक बार उन सबको वार्निंग देता है कि उसे जाने दो, कुछ भी मत करो, नहीं तो तुम सब घर नहीं जा पाओगे। जिसे सुन के कांग्रेसमैन हैरान होता है। तभी यूजिन उन दो गुंडों में से एक को सिर्फ एक पंच से ही नॉक कर देता है और दूसरे को पैर पे लात मार के नीचे झुका लेता है और गर्दन पे लात मार के सुला देता है। यूजिन का फाइटिंग देख के कांग्रेसमैन और जोसियोंग दोनों ही काफी हैरान होते हैं। उन दोनों को देख के चादोसिक कहता है, मैंने तुम लोगों को पहले ही समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी और ये लड़का तो मेरे से भी कंट्रोल नहीं हुआ था। तभी जोसियोंग कहता है, सब एक साथ इस बच्चे के ऊपर अटैक करो, मैं भी देखना चाहता हूँ ये कैसे फाइट बैक करता है। जिसे सुन के उसके सारे गुंडे एक साथ अटैक करने जाते हैं और यूजिन भी उन्हें एक एक करके पीट रहा होता है। तभी चादोसिक जमीन से उठते हुए जोसियोंग को कहता है, तुम कहीं मुझे तो नहीं भूल गए कि मैं भी यहीं पे हूँ। नेक्स्ट सीन थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ जोसियोंग के सारे बंदे जमीन पे गिरे हुए होते हैं और चादोसिक एक वॉल पे अपना पेट लगा के बैठा होता है। तभी यूजिन उसके सामने आके खड़ा हो जाता है, जिसे देख के चादोसिक सोचता है, ये तो एक मॉन्स्टर है, इसको तो इतने फाइट करने के बाद भी ये थोड़ा सा भी नहीं थका है। तब यूजिन उसे कहता है, मैंने तुम्हारा कर्ज उतार दिया है। चादोसिक कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ समझा नहीं। यूजिन कहता है, जो तुमने मुझे हेल्प किया था उसका कर्ज
आज मैंने उतार दिया है। यूजिन मुड़ के अपने घर की तरफ जाने लगता है। तभी चादोसिक पूछता है, आखिर तुम्हारी बहन का क्या हुआ? यूजिन कहता है, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन की वजह से वो अब सही सलामत है और उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। फिर हमें नेक्स्ट डे एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ चादोसिक के साथी उसी हॉस्पिटल के बेड में होता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, बॉस। और जैसे ही वो साथ वाले की बेड की तरफ देखता है तो वहाँ चादोसिक भी होता है। वो फिर से कहता है, बॉस। तो चादोसिक उसे कहता है, चुप हो जा बेवकूफ, मैंने सुन लिया है। चीफ के साथी पूछता है, बॉस आप यहाँ कैसे आए? चादोसिक बताता है, क्या मतलब कैसे आए? मुझे फाइट के दौरान चोट लगी थी तो मैंने कैब कर लिया और यहाँ आ गया। उसका साथी कहता है, तो जोसेयोंग वाले कहाँ गए? अगर आप यहाँ हो तो उन लोगों के साथ क्या हुआ? चीफ कहता है, उनकी खातिरदारी कल रात ही उसी वक्त हो गई थी। और ये वाला वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये वाला एपिसोड आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो जरूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। पिछले एपिसोड में हमने देखा था चीफ और उसका साथी हॉस्पिटल की बेड पे पड़े पड़े बात कर रहे होते हैं। चीफ का साथी कहता है, चीफ अगर आप यहाँ पे हो तो जोसेयोंग गैंग का क्या हुआ? चीफ कहता है, उनकी खातिरदारी कल रात को ही हो गई थी। चीफ का साथी ये बात सुन के हैरान होता है और कहता है, आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? चीफ उसे कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ? फिर चीफ का साथी कहता है, शायद आपको उन लोगों ने बहुत ही मारा होगा, इसीलिए आप मुझसे मजाक कर रहे हो। इस बात से चीफ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, अपनी बकवास बंद करो। तुम्हें क्या लगता है अगर मैं उनसे फाइट नहीं करता तो आज मैं यहाँ जिंदा भी होता? फिर चीफ कहता है, वो छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम कल उस हाई स्कूलर के पास गए थे? चीफ का साथी कहता है, हाँ बॉस, मैं उसके पास गया था क्योंकि जब मैं स्टोर पे गया था तब मेरे ऊपर जोसेयोंग के कुछ मेंबरों ने अटैक कर दिया था, जिसके वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर, क्योंकि इन सब का जिम्मेदार वो हाई स्कूलर ही तो है। लेकिन जैसे ही मैं उससे बात करके सब कुछ बता दिया तो उसने मेरे ऊपर एक पंच मार दिया, जिसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं, और अब जब मेरी आंखें खुली तो मैं आपके साथ हॉस्पिटल पे हूँ। चीफ उसकी बात सुन के कहता है, उसने तुम्हें मारा नहीं बल्कि उसने तुम्हें बेहोश कर दिया क्योंकि तुम जख्मी थे और साथ ही तुम्हें हॉस्पिटल ले आया। फिर चीफ उसे कहता है, मुझे तो नर्क का दरवाज़ा दिख ही गया था, ऐसा लग रहा था कि मैं मरने वाला हूँ क्योंकि जोसेयोंग ने बहुत सारे गुंडों के साथ मेरे ऊपर अटैक किया था। लेकिन जब वो हाई स्कूलर वहाँ आया तो उसने उन सबको कुत्तों की तरह पीटा और उसने मेरी तरफ देखा तक भी नहीं, बस मुझे इतना कहा कि तुम्हारा एहसान आज मैंने चुका दिया, और वो वहाँ से चला गया। चीफ का साथी यह सुन के काफ़ी हैरान होता है और कहता है, बॉस वो हाई स्कूलर तो बहुत ही ज़्यादा कूल है। चीफ भी कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर वो चीफ का साथी कहता है, पता नहीं इस मॉन्स्टर का रियल आइडेंटिटी क्या होगा। चीफ उसके साथी से कहता है, तुमने सुना नहीं था क्या? उसने खुद ही कहा था कि वो एक नॉर्मल हाई स्कूलर है। नेक्स्ट सीन हमें स्कूल का दिखाया जाता है जहाँ एक फुटबॉल बहुत ही तेजी से उड़ के आता है, लेकिन यूजिन उसे हाथ से पकड़ लेता है, जिसे देख के बाकी के बच्चे कहने लगते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो? वो फुटबॉल है और तुमने कैच क्यों किया जबकि तुम गोलकीपर भी नहीं हो? यूजिन उनकी बात सुन के कहता है, मुझे माफ करना, मैंने गलती से पकड़ लिया क्योंकि मैंने आज तक फुटबॉल नहीं खेला है। फुटबॉल का गेम खत्म होने के बाद जो यूजिन से कहता है, यूजिन आज तो तुम हमारे साथ गेम खेलने आ सकते हो ना? ली भी उसे कहता है, कल से पार्क का ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है तो उसे भी ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, इसीलिए हमारे पास आज का दिन ही है, तो चलो ना आज हम चारों एक साथ गेम खेलते हैं। उनकी बात सुन के यूजिन स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है मैं आऊँगा, पर मुझे पहले दायून को घर तक छोड़ के आना होगा। यूजिन की बात सुन के सब हैरान होते हैं। तब जू कहता है, लेकिन दायून तो अब एकदम ठीक है और उसे बुली करने वाला भी कोई नहीं, फिर क्यों तुम घर तक छोड़ने जा रहे हो? वो खुद से भी तो जा सकती है। यूजिन कहता है, असल में दायून की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए मैं उसे खुद ही घर तक छोड़ने जा रहा हूँ। जू हंसते हुए कहता है, चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए जगह रख देंगे। फिर हमें दायून की क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ दायून अपने सीट पे बैठ के यूजिन के बारे में सोच रही होती है कि आज वो डिनर पे क्या बनाएगी जो यूजिन को पसंद आएगा, क्योंकि यूजिन को स्पाइसी खाना पसंद नहीं है। तभी उसके क्लासमेट यूजिन को विंडोज से देखने लगते हैं और वो कहने लगते हैं, यूजिन तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। एक कहती है, वो तो बहुत ही अलग है मेरे भाई से। उसी टाइम दायून की दो क्लासमेट दायून के पास आती है और वो दोनों शर्माते हुए दायून से पूछती है, क्या तुम्हारे ओप्पा का कोई गर्लफ्रेंड है? दायून तो पहले उनकी बात सुन के हैरान होती है, फिर उनसे कहती है, नहीं ओप्पा का कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। जिसे सुन के वो लोग खुश हो जाते हैं और फिर से विंडो के पास चले जाते हैं। फिर स्कूल के छुट्टी का टाइम होता है जहाँ दायून यूजिन के बारे में ही सोच सोच के आ रही होती है। दायून मन में कहती है, मेरे भाई तो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया है
और तो मेरे क्लासमेट भी अब ओपा के बारे में पूछते रहते हैं। साथ ही मुझे यूना ने भी पूछा था ओपा के बारे में कि उनका कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। पता नहीं ओपा की क्यों गर्लफ्रेंड नहीं है, क्या ओपा को लड़की पे इंटरेस्ट नहीं है या फिर हमारे स्कूल पे ऐसा कोई नहीं है जो उसे पसंद आए। डायोन चलती हुई जा रही होती है तो आगे से यूजिन और उसके दोस्त साथ ही खड़े होते हैं और वो कहते हैं यूजिन तुम्हारी बहन आ गई। डायोन यूजिन और उसके दोस्तों को देख के हैरान होती है और सबको कहती है हेलो आप लोग कैसे हो। डायोन की बात सुन के ली शर्माते हुए हेलो कहता है और जू भी पास ही होता है। तभी वो लोग यूजिन को कहते हैं हम अभी निकलते हैं, तुम अपनी बहन को घर तक छोड़ के जल्दी आ जाना, हम एक सीट रख देंगे तुम्हारे लिए। डायोन उनकी बात सुन के कहती है क्या तुम्हारा इनके साथ कोई प्लान है। यूजिन कहता है हाँ एक प्लान तो है, लेकिन पहले मैं तुम्हारे साथ घर होके आऊँगा। डायोन उसे कहती है क्या ये तुम मेरे लिए कर रहे हो। यूजिन कहता है नहीं, मेरा एक सामान घर पे छूट गया है, मैं उसी को लेने जा रहा हूँ। डायोन कहती है मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए ही घर जा रहे हो, वैसे अब मैं ठीक हूँ और अब तो अंधेरा भी नहीं हुआ है। लेकिन यूजिन कहता है मैं सच में घर पे कुछ भूल के आया हूँ, इसीलिए मैं वो सामान लेने जा रहा हूँ। फिर डायोन कहती है अब तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तो यूना ने भी कहा था कि वो मेरे लिए एक बॉडीगार्ड रख सकती है, पर मैंने मना कर दिया क्योंकि अगर मेरे साथ कोई हमेशा रहेगा तो मैं एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाऊंगी, इसीलिए अब से तुम भी मेरे साथ ना रहा करो। यूजिन डायोन की बात सुन के कहता है ठीक है, पर मैं कभी कभी तो तुम्हारे साथ घर जा सकता हूँ ना। डायोन कहती है ओप्पा तुम कुछ ज़्यादा ही चिंता करते हो। यूजिन कहता है बात चिंता की नहीं है, बल्कि मुझे तुम्हारे साथ घर जाना अच्छा लगता है। जिसे सुन के डायोन भी ओके बोल देती है। वो दोनों घर की तरफ जा रहे होते हैं, तभी उन्हें रास्ते पे यूना की बहन जिए दिखती है। वो आगे से आके यूजिन को हेलो कहती है, लेकिन यूजिन उसे कुछ नहीं कहता, बस घूर के देख रहा होता है। डायोन भी जिए को देख के हैरान होती है और मन में कहती है ये आखिर कौन है। तभी जिए डायोन को कहती है तुम तो वही लड़की होगी ना जो यूना के साथ बेवजह किडनैप हुई थी। ये बात सुन के डायोन उससे पूछती है आखिर आप कौन हो। तब जिए बताती है मैं यूना की कजिन बहन हूँ और मुस्कुराते हुए यूजिन से कहती है मैं यहाँ पे तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ क्योंकि तुमने हमारी यूना की जान बचाई है। क्या तुम थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हो, मैं तुम्हारे साथ डिनर करना चाहती हूँ। लेकिन यूजिन स्ट्रेट कहता है मेरे पास इन सब के लिए कोई भी टाइम नहीं है और यूना ने मुझे पहले ही थैंक्स बोल दिया है, तो तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर यूजिन डायोन के साथ आगे बढ़ने लगता है। तब जिए फिर से कहती है ज़रा सुनो तो सही, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अगर तुम थोड़ा सुन लोगे तो तुम्हारा कान दर्द तो नहीं करेगा ना। लेकिन यूजिन फिर से कहता है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ और वो घर की तरफ जाने लगता है। यूजिन की बात सुन के जिए काफ़ी गुस्सा हो जाती है। तभी उसका सिक्योरिटी इंचार्ज आके कहता है मैम अगर आप चाहो तो मैं उसे पकड़ के ला सकता हूँ। जिए उससे कहती है नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसे जाने दो, मैं बाद में देख लूँगी। नेक्स्ट सीन पीसी कैफे का दिखाया जाता है, जहाँ ली और जू गेम खेल रहे होते हैं। तब पार्क उनसे कहता है मैं वॉशरूम जाके आता हूँ। जू कहता है ठीक है जल्दी आना, हम तब तक वार्म अप करते हैं। पार्क वॉशरूम की तरफ जा रहा होता है और सामने से एक दूसरे स्कूल का लड़का भी आ रहा होता है। पार्क गलती से उस लड़के के साथ टकरा जाता है, जिससे वो लड़का गुस्से के साथ पार्क को घूरते हुए कहता है अंधा है क्या लवले। पार्क उसे देख के बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा ध्यान कहीं और था। फिर वो लड़का पार्क को एक थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है और कहता है तुमने मुझे ये कहकर और भी ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है, और एक सॉरी से तुम्हें क्या लगता है कि तुम बच सकते हो। तुमने यहाँ मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश की। और यहीं पर ली की एंट्री होती है और वो बड़े ही स्टाइल के साथ कहता है अटैक, क्या इस लड़के ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया है। ली उस लड़के से कहता है तुम छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रहे हो। फिर ली अपने मुंह से लॉलीपॉप को थूक देता है और सीधा उस लड़के के सामने जाके खड़ा हो जाता है और आंखों से आंखें मिला के कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम हमें दबा सकते हो। ली को गुस्से में देख के वो लड़का भी डर जाता है। फिर ली उसे कहता है अब तू यहाँ रुक के क्या कर रहा है, यहाँ कोई खाना तो नहीं मिल रहा, उठ ले यहाँ से। जिसे सुन के वो बंदा वहाँ से चला जाता है। पार्क ली को देख के हैरान होकर खड़ा होता है। फिर ली पार्क से कहता है चलो अब वापस चलते हैं, नहीं तो जू गुस्सा हो जाएगा। पार्क उसे कहता है चलो चलते हैं। फिर मन में कहता है मुझे तो कभी नहीं लगा था कि ये ली कभी मुझे भी हेल्प कर सकता है। फिर वो दोनों पीसी कैफे के अंदर वापस चले जाते हैं। तब जू उनसे कहता है तुम दोनों को आने में इतना लेट क्यों हो गया। ली उसे बताता है कि वॉशरूम में एक लड़का था जो पार्क को मारने वाला था। जू गुस्से से कहता है वो कौन था। ली बताता है वो बंदा जोसुक टेक्निकल हाई स्कूल का स्टूडेंट था। जू ये सुन के पार्क से पूछता है पार्क क्या तुम ठीक हो। पार्क स्माइल करते हुए कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ,
ली ने मुझे सही टाइम पे बचा लिया था। ली उनसे कहता है अब छोड़ो और वापस अपने गेम पे ध्यान दो, हमें अभी रैंक पुश भी तो करना है। उसी टाइम दरवाजा खुलता है और वो लड़का अपने ग्रुप को लेके वहां आता है। जू चिल्ला चिल्ला के बाकी दोनों को कह रहा होता है मैं जंगल के अंदर घुसने वाला हूँ, तुम दोनों मुझे फॉलो करो। लेकिन वो दूसरे स्कूल का बच्चा आके कहता है उठ जाओ और हमारे साथ बाहर चलो, जंगल में किसी और दिन चले जाना। जू और ली उनको घूर घूर के देखने लगता है, लेकिन पार्क बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है। नेक्स्ट सीन पीसी कैफे के बाहर का दिखाया जाता है, जहां पार्क बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है और वो मन में कहता है अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो मेरी वजह से बात बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई है। वो लड़का ली से कहता है मुझे लगा तुम्हारे साथ काफ़ी बंदे होंगे, इसीलिए वहाँ पे तुम इतना उछल रहे थे, लेकिन तुम्हारे साथ तो सिर्फ एक और बंदा है। अब ये बताओ तुम लोग क्या कर लोगे। ली हंसते हुए कहता है जब उस टाइम पे मैंने तुम्हें अकेले में धमकी दी तब तो तू चूहे की तरह डर गया था, लेकिन जब तू कुछ दोस्तों को लेके आया है तो किसी कुत्ते की तरह भौंकने लगा है, और मुझे तो ऐसा लगता है तू भाग के इसीलिए गया था ताकि तू इन चोमतिया दोस्तों को बुला के लेके आ पाए जिससे हम डर जाएं, लेकिन तू तो बहुत ही ज़्यादा डरपोक निकला। और साथ ही ली उसे मॉक करते हुए हंसना शुरू कर देता है, जिसे देख के वो बंदा गुस्सा हो जाता है और ली के ऊपर पंच मारने जाता है, लेकिन ली उसके पंच को डॉज कर लेता है और साथ ही उसे एक काउंटर पंच मार देता है, जिससे वो बंदा चेहरे पे हाथ रख के कुछ कदम दूर चला जाता है। पार्क ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है और कहता है मेरे वजह से ये सब हो रहा है, अगर मैं ध्यान से चलता तो ये सब नहीं होता। तब ली पार्क से कहता है तुम्हें अपने आप को ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, अगर गलती है भी तो उनकी जिन्होंने तुम्हें परेशान किया है। पार्क ली की बात सुन के शांत हो जाता है और ब्लश करता है, लेकिन जू आगे से ली को कहता है यह डायलॉग तो यूजिन ने अपने बहन के लिए बोला था ना, जब वो किसू से फाइट कर रहा था। जिसे सुन के ली शर्मा जाता है और जू से कहता है यह डायलॉग सुनने में बहुत ही ज़्यादा कूल था, इसीलिए मैंने यहाँ पे चिपका दिया। और ये वाला एपिसोड हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये वाला एपिसोड आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कुछ दूसरे हाई स्कूल के लड़के ली, पार्क और जू को बाहर लेके जाते हैं और पार्क ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है और कहता है मेरी वजह से ये सब हो रहा है, अगर मैं ध्यान से चलता तो ये सब नहीं होता। तब ली पार्क से कहता है तुम्हें अपने आप को ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने कुछ गलत नहीं किया, अगर गलती है भी जिन्होंने तुम्हें यहाँ परेशान किया है। पार्क ली की बात सुन के शांत हो जाता है और ब्लश करता है, लेकिन जू आगे से ली को कहता है यह डायलॉग तो यूजिन ने अपने बहन के लिए बोला था ना, जब वो किसू से फाइट कर रहा था। जिसे सुन के ली शर्मा जाता है और जू से कहता है हाँ ये डायलॉग बहुत ही ज़्यादा कूल है, इसीलिए मैंने इसे यहाँ चिपका दिया। जू कहता है मुझे तो नहीं लगता तुमने कैजुअली ऐसे ही बोल दिया, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने इस डायलॉग की बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की है। दूसरे लड़के भी जू और ली की बात सुन रहे होते हैं, जिससे वो लोग बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाते हैं और गुस्से से गाली देते हुए मारने आते हैं और कहते हैं तुम लोगों को क्या लग रहा है यहाँ पे कोई मजाक चल रहा है। उनमें से एक बंदा ली को मारने आता है, लेकिन ली उसे ही एक ज़बरदस्त किक मारता है, जिससे वो बंदा पीछे की तरफ गिर जाता है। फिर दूसरा बंदा ली को पंच मारने का ट्राई करता है, लेकिन ली नीचे झुक के उस पंच को डॉज कर लेता है और उसे एक काउंटर पंच मार देता है। पार्क उनको फाइटिंग करते हुए देख के बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ होता है और कहता है अब मैं क्या करूं, मैंने तो कभी फाइट किया ही नहीं। जबकि जो भी फाइट कर रहा होता है और वो पार्क की तरफ देखते हुए कहता है पार्क तुम हमारे पीछे ही रहना। फिर ली हंसते हुए पार्क से कहता है भले ही तुम गेम में एक हाई रैंकर हो, लेकिन यहाँ पे हमारा रैंक तुमसे बहुत ही ऊपर का है। पार्क जू और ली की बात सुन के हैरान होता है और मन में कहता है तुम लोग मुझे पीछे रहने के लिए बोल रहे हो, जबकि ये पूरी फाइट मेरी वजह से ही हुई है। तब ली जू से कहता है ये अपना यूजिन एक हिट में ओपोनेंट को कैसे नॉक कर देता है, मेरे से तो नहीं हो रहा, ये लोग किसी ज़ॉम्बी की तरह बार बार उठ उठ के आ रहे हैं। तभी एक लड़का ली को पेट पे किक मार देता है और साथ ही उसे पंच मारने के लिए भी आगे बढ़ता है, लेकिन उसी टाइम पार्क उस लड़के को पीछे से दबोच लेता है और उसे जमीन पे गिरा देता है, जिसे देख के ली काफी हैरान होता है। वह लड़का पार्क को देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और उसे गाली देते हुए सर से पकड़ लेता है मारने के लिए, लेकिन ली उस बंदे के फेस पे किक मार के उसे वहीं पे सुला देता है। फिर फाइट खत्म होने के बाद जू ली का मजाक बनाते हुए कहता है तुम तो फाइटिंग में भी बहुत बुरे हो गए हो, तुम्हें तो फाइटिंग में भी पार्क की जरूरत पड़ रही है। ली गुस्से से कहता है मैं बस उसे मारने ही वाला था, लेकिन पार्क खुद ही वहां आके घुस गया। फिर वो दोनों पार्क को पूछता है क्या तुम अभी ठीक हो,
पार्क भी कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से ये सब हुआ है। जू कहता है तुम माफ़ी मत मांगो, और वैसे भी ली ने यूजिन का डायलॉग तो तुम्हें बोला ही है कि ये गलती तुम्हारी नहीं उन सब की है, तो माफ़ी मांगना भी बंद कर दो। दूसरी ओर हमें यूजिन को दिखाते हैं जो अपने फ़ोन को देखते हुए कह रहा होता है ये लोग मुझे यहाँ बुला के कहाँ चले गए, और तो मेरा कॉल का भी जवाब नहीं दे रहे हैं। तभी वो तीनों भी वहाँ आ जाते हैं और ली यूजिन से कहता है यूजिन तुमने एक बहुत ही अच्छा शो मिस कर दिया। जू भी हंसते हुए कहता है जूसुक हाई स्कूल के लड़के हमारे साथ फाइट करने के लिए आए थे, हमने उन्हें 3v6 कर दिया। यूजिन कहता है क्या सच में तुम तीनों ने 6 बंदों को मारा है? पार्क भी स्माइल करते हुए कहता है हाँ हमने उन्हें पीटा है, लेकिन अब अंदर चलो। फिर वो सारे अंदर की तरफ जा रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि जोसुक हाई स्कूल के लड़के तो बहुत हार्ड है, लेकिन फिर भी हमारे लेवल के नहीं। वो लोग हंसते हुए अंदर जाते हैं और अंदर का सीन देख के तीनों का तोता उड़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जोसुक हाई स्कूल के लड़के नॉक होके पड़े हुए थे। उन्हें देख के वो लोग पूछते हैं ये तो जोसुक हाई स्कूल के स्टूडेंट है, लेकिन ये सब जमीन पे क्यों नॉक होके पड़े हुए हैं? यूजिन कहता है मैं जब तुम लोगों से मिलने यहाँ आया तो इन्होंने मेरे यूनिफॉर्म को देख के अचानक से मेरे ऊपर अटैक कर दिया, इसीलिए मैंने अपने डिफेंस में इनको थोड़ा सा पीट दिया है। और ये बात सुन के पार्क, ली और जू तीनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। फिर सीन चेंज होता है और वो चारों कैफे के अंदर होते हैं। ली और जू खाना लेके आता है जबकि पार्क और यूजिन बैठा हुआ होता है। जू उनसे कहता है मुझे तो बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है, चलो जल्दी से खाना शुरू करते हैं। ली उनसे कहता है हम तो ड्रिंक्स लाना ही भूल गए। फिर पार्क कहता है चलो मैं लेके आता हूँ, तुम बैठ जाओ। लेकिन ली कहता है नहीं नहीं मैं लेके आता हूँ, मैं अभी तक बैठा नहीं हूँ, तुम यहीं पे रुको। फिर जू हंसते हुए कहता है उन जोसुक हाई स्कूल वालों के बारे में सोच सोच के तो मुझे अब भी हंसी आ रही है। उन लोगों को लगा होगा कि हमसे फाइट करना इजी होगा, लेकिन अब जब वो सारे यहाँ पे मार खा के गए हैं तो मुझे नहीं लगता वो कुछ टाइम के लिए अपना मुंह भी दिखाएंगे। ली भी हंसते हुए कहता है वो लोग झुंड बना के आए थे, लेकिन उन्हें यहाँ यूजिन मिल गया जो कि हमारे स्कूल का शेर है। वो लोग फिर खाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन यूजिन राइस पैक की तरफ देख रहा होता है, शायद उसे नहीं पता कि वो कैसे खाते हैं। फिर यूजिन ली की तरफ देखता है तो वो ऊपर का पैकेट खोल के खा रहा होता है, जिसे देख के यूजिन भी खोल के खाना स्टार्ट करता है और उनसे पूछता है आखिर ये फाइट शुरू कैसे हुई। ली कहता है कि पहले जोसुक हाई स्कूल का एक लड़का पार्क को मारने के लिए आ रहा था वॉशरूम के हॉलवे में। यूजिन ली की बात सुन के पार्क से पूछता है कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? पार्क उसे कहता है नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो ली ने सही टाइम पे बचा लिया था। फिर ली अपना खाना खाते हुए पार्क से कहता है अगर अगली बार से ऐसा कुछ होता है तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, फुल्ली कॉन्फिडेंट के साथ उनके सामने खड़ा रहना। पार्क ली की बात सुन के हैरान होता है। फिर ली कहता है तुमने मुझे तो देखा ही था ना कि मैं उस लड़के के सामने कैसे एटीट्यूड के साथ खड़ा हो गया था। उनके जैसे कमीनों को अगर तुम दिखाओगे कि तुम उनसे डरे नहीं हो तो वो लोग तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। जू भी उसे कहता है हाँ ली की बात एकदम सही है, अगर तुम इन लोगों के सामने डट कर खड़े नहीं रहोगे तो ये लोग तुम्हें परेशान करने रोज आते रहेंगे। पार्क उनसे कहता है अगर मैं ऐसा करूं और उसे ज़्यादा गुस्सा आ गया तो वो लोग मुझे मारेंगे। ली उसे कहता है अगर तुम डरे हुए रहोगे तो क्या वो तुम्हें नहीं मारेंगे? वो तो तब भी तुम्हें मारेंगे ना। पार्क कहता है तब तो वो लोग और भी मारेंगे। ली कहता है हाँ तुम्हारी बात तो सही है, अगर तुम उन्हें कुछ नहीं बोलोगे तो कम मारेंगे, लेकिन इस तरह तुम उनके लिए इजी टारगेट बन जाओगे और वो बार बार तुम्हें बुली करेंगे। जू भी कहता है हाँ अगर तुम उन्हें उल्टा जवाब देते हो तो वो लोग मारेंगे, लेकिन अगली बार वो तुम्हें कम बुली करेंगे क्योंकि उन्हें भी लगेगा कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है। इन जैसे कमीने उन्हीं को अपना टारगेट बनाते हैं जो उन्हें कुछ भी उल्टा जवाब नहीं देते। उन तीनों की बात यूजिन भी सुन रहा होता है, जिसे उसकी एक बैक मेमोरी याद आती है। जब वो एक मर्सिनरी हुआ करता था तब उससे बड़े लोग उसे बुली किया करते थे। यूजिन से वो लोग खाना भी ले लिया करते थे, लेकिन एक दिन जब यूजिन का खाना छीन लिया था तब यूजिन अपना हाथ आगे करके खाना वापस देने के लिए कह रहा था, लेकिन वो कुछ गाली दे देता है। तभी वहाँ की इमरजेंसी सीटी बजती है, क्योंकि यूजिन ने वहाँ पड़े पत्थर से हर एक बुली के सर को फोड़ दिया होता है, जिसके बाद से सब उससे डरते थे और कोई भी उसे बुली नहीं करता था। लेकिन प्रेजेंट में पार्क ली और जू की बात सुन के थोड़ी देर के लिए खामोश बैठता है और फिर उन दोनों से बोलता है अगर मैं सच कहूँ तो मैं तुम दोनों से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता हूँ। जिसे सुन के ली और जू का मुंह उतर जाता है।
पार्क कहता है, मैं तुम दोनों से नफरत इसीलिए करता हूँ क्योंकि तुम दोनों हमारे क्लासमेट को बुली करते हो और साथ में मुझे भी। लियो से कहता है, हमने तो आज तक किसी को भी बुली नहीं किया, हम लोग तो बस मस्ती करते हैं। जू भी कहता है, हाँ हमने तो आज तक किसी को भी नहीं पीटा, ना तो किसी का पैसा छीना है, और तो किसी से हमने अपना काम भी नहीं करवाया है। दूसरों के क्लास के मुकाबले हमने तो कुछ भी नहीं किया है। तुम्हें तो पता ही है किसी ने बाकी के बच्चों को कितना बुली किया था, हम तो उसके सामने एक पुजारी जैसे हैं। फिर पार्क उनसे कहता है, ऐसे तुम लोगों को तो लगता होगा कि तुम लोग हमारे साथ मजाक कर रहे हो, लेकिन मेरे जैसों के लिए वो एक बुली ही होता है। ये बात सुन के ली और जू शांत पड़ जाते हैं। पार्क कहता है, चाहे तुम दोनों अपने एक्शन को जैसे भी देखो, वो बुली ही होता है, और मुझे सबसे खराब इस बात का लगता है कि तुम लोग बिना सोचे समझे ये काम करते हो। फिर पार्क स्माइल करते हुए कहता है, जबकि तुम दोनों ने कहा कि मुझे बोलना चाहिए तो मेरे अंदर हिम्मत आ गई और इसीलिए मैंने अपनी फीलिंग्स बता दिया। जिसे सुन के ली और जू बहुत ही गिल्टी फील करते हैं। जू कहता है, ऐसा मुझे किसी ने पहली बार बोला है, पता नहीं इसका जवाब मैं क्या दूं। मुझे तो हमेशा ऐसा लग रहा था कि मैं एक हार्मलेस प्रैंक कर रहा हूँ, लेकिन कभी दूसरों के फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा। ली भी कहता है, मैं भी जू की तरह ही सोचता था, और तो हम दोनों एक दूसरे से बात करते थे, हम लोग किसू जैसे कमीनों से बेहतर है। पार्क उनकी बात सुन के कहता है, जब मैं तुम लोगों के साथ रहना चालू किया, मुझे तो यही लगता है कि तुम लोगों को ये जरा भी पता नहीं था वो भी एक किस्म का बुली होता है, इसीलिए मैं तुम लोगों के साथ दोस्ती रख रहा हूँ। पार्क की बातों से ली और जू को भी रियलाइज होता है कि वो लोग कितना गलत कर रहे थे, जिसके कारण उन्हें बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा महसूस होता है, और वो दोनों ही पार्क से माफी मांगते हैं। जू कहता है, मुझे पता है सॉरी कहने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। पार्क उनकी बात सुन के बहुत ही हैरान होता है, और यूजिन बैठ के खाना खा रहा होता है। तब यूजिन के हाथ से वो राइस नीचे गिर जाता है, जिसे वो उठाने जाता है। तब तीनों उसे देख के चिल्लाते हुए कहता है, ये क्या कर रहे हो, नीचे गिरा हुआ खाना मत खाओ। फिर सीन चेंज होके रात के वक्त SW ग्रुप के बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिए अपने ऑफिस में होती है, और उसी टाइम यूना भी आ जाती है। जिए उसे देख के पूछती है, तुम यहाँ मेरे पास क्या लेने आए हो। यूना चिल्लाते हुए कहती है, उन्नी आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो। जिए कहती है, तुम ऐसे अचानक मुझसे मिलने आई हो और तो आके मेरे ऊपर ही चिल्ला रही हो। यूना गुस्से से कहती है, जो मैंने सुना है क्या वो सच है, तुम यूजिन के ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रही हो। जिए हंसते हुए कहती है, क्या मतलब तुम्हारे कहने का, जबकि तुम भी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर चुकी हो। यूना कहती है, हाँ मैंने किया था, लेकिन मैंने उसे बोला है कि अब से हमारी साइड से कोई भी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, तो तुम भी अपना इन्वेस्टिगेशन रोक दो। फिर जिए भी गुस्से से कहती है, क्या तुम्हें नहीं पता हमारे जैसे लोगों को जिंदा रहने के लिए कितना सावधान रहना पड़ता है। क्या तुम अभी कुछ दिन पहले के इंसिडेंट को इतने जल्दी भूल गई। यूना कहती है, लेकिन यूजिन ने तो मेरी जान बचाई थी। जिया कहती है, जान बचाने का मतलब ये नहीं कि हम उसके ऊपर अंधा भरोसा कर ले, और तो मैं ऐसे लड़के के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकती जिसने अपना पास्ट पूरा का पूरा फेक बताया हुआ है। जिया का सिक्योरिटी इंचार्ज भी कहता है, मैम यूना आपकी फीलिंग समझ सकते हैं, लेकिन हम उसे नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते। हमने स्कूल से भी बात की है और उन्होंने भी परमिशन दे दिया है, क्योंकि उसका हर एक डॉक्यूमेंट्स फेक है। यूना उसकी बात सुन के काफ़ी गुस्से में होती है। अब जिया कहती है, तुम काफ़ी सही टाइम पे आई हो, अभी कुछ ही सेकंड में एक कॉल आने वाली है जिसे हमें पता लगेगा आखिर यूजिन की सही आइडेंटिटी क्या है। यूना कहती है, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। तब सिक्योरिटी इंचार्ज कहता है, यूजिन का इन्फॉर्मेशन निकालने में हमें बहुत ही टाइम लग रहा था, इसीलिए हमने कुछ हायर अप से बात करके उन्हें यूजिन की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बोला है। वो लोग पहले भी SW ग्रुप के लिए काम कर चुके हैं, तो वो लोग इसे भी हैंडल कर लेंगे। जिया यूना से कहती है, क्या तुम यूजिन के बारे में जानना नहीं चाहती। यूना कहती है, मुझे नहीं जानना उसके बारे में, उसने मेरी जान बचाई है, मैं बस वो जानती हूँ। उसी टाइम जिया का टेलीफोन बजने लगता है, जिसे देख के जिया कहती है, चलो हम सब साथ में सुनते हैं आखिर ये लड़का है कौन। और वो फोन को स्पीकर पे रख देती है और कहती है, मैं शिनजिए बोल रही हूँ। दूसरी साइड से वो आदमी कहता है, मैम आपने जिस लड़के के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बोला था, मैंने उस मामले में कॉल किया है। ऐसा लगता है आपने उसकी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बहुतों से हेल्प लिया है। जिया कहती है, हाँ हमने काफी जनों से हेल्प लिया है, क्योंकि उसका कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा था। फिर वो दूसरा आदमी कहता है, हायर अप्स की तरफ से
हमें ऑर्डर है कि इस SW ग्रुप को उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। जिसे सुन के दोनों सिक्योरिटी इंचार्ज हैरान होते हैं और जिये गुस्सा हो जाती है और वो चिल्लाते हुए कहती है, आप ये क्या कह रहे हो? हम उस लड़के को ऐसे ही नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते जबकि उसका पास्ट के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। फिर फ़ोन वाला बंदा कहता है, हमारी गवर्नमेंट और SW ग्रुप के रिलेशन को देखते हुए हम बस इतना ही बता सकते हैं कि यूजिन से आप लोगों को कोई भी खतरा नहीं है और वो एक ऐसा लड़का है जो बचपन में एक प्लेन क्रैश के दौरान अपनी फैमिली से बिछड़ गया था और अब वो अपनी फैमिली के साथ खुशी से रहना चाहता है। अगर इजी वर्ड में कहूँ तो वो बंदा कह रहा है कि तुम्हारे औकात से बाहर है। और ये वाला एपिसोड हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये वाला एपिसोड आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। एपिसोड की शुरुआत में हमें स्कूल का सीन दिखाते हैं जहाँ यूना और सुकजू स्कूल आते हैं। ली, जू और पार्क क्लास में ही होते हैं। वो लोग उन्हें देख के कहते हैं, ये लोग तो बड़े ही दिनों के बाद स्कूल आए हैं। यूना क्लास में आते ही पार्क की तरफ देख रही होती है। पार्क भी यूना को देख के काफ़ी शौक होता है और मन में कहता है, ये मेरी तरफ क्यों देख रही है। फिर यूना पार्क के पास जाके पूछती है, क्या आज यूजिन स्कूल नहीं आया? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। पार्क अपने राइट लेफ्ट को देखता है और कहता है, अभी तो वो मेरे साथ ही था, पता नहीं कहाँ चला गया। तब ली कहता है, वो अभी अभी टीचर के ऑफिस में गया हुआ है। जिसे सुनने के बाद यूना और सुकजू अपने सीट पर बैठ जाते हैं। तभी सुकजू को एक मैसेज आता है जिसे देख के वो यूना से कहता है, हमारे CEO स्कूल में आए हैं। यूना सुन के हैरान हो जाती है और कहती है, क्या सच में दादाजी स्कूल आए हैं? और मन में सोचती है, लेकिन उन्होंने तो मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। वो आखिर स्कूल क्या करने आए हैं? कहीं वो यूजिन से मिलने तो नहीं आए? फिर सीन चेंज होके टीचर ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ यूना के दादाजी बैठे हुए होते हैं और वो कहते हैं, मैं यहाँ तुमसे पर्सनली मिलने आया हूँ ताकि मैं तुमसे खुद थैंक्स बोल पाऊँ। यूना ने मुझे बताया था कि तुम मुझसे मिलने के लिए इनकार कर रहे हो, इसीलिए मैं ही चला आया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी यूना को बचाया है। यूजिन कहता है, मैंने तो बस अपनी बहन को बचाया था, लेकिन वहाँ यूना भी थी तो इसीलिए वो भी बच गई। दादाजी कहते हैं, मैंने इस बारे में भी सुना है, तुमने यूना को भी ऐसा ही कुछ बताया था, लेकिन ये फैक्ट चेंज तो नहीं होने वाला कि तुमने यूना को भी बचाया है। और साथ ही मैं तुम्हारे बहन के लिए भी माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि हमारी वजह से वो भी इस मुसीबत में फंस गई थी। यूजिन उनसे कहता है, यूना ने मुझे इस बारे में माफ़ी मांग ली है तो आपको फिर से ये करने की ज़रूरत नहीं है। दादाजी यूजिन की बात सुन के थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। फिर यूजिन मुड़ जाता है और कहता है, अगर आपकी बात ख़त्म हो गई है तो मैं अपनी क्लास के लिए जा रहा हूँ। तभी दादाजी यूजिन से पूछते हैं, क्या तुम यूना का बॉडीगार्ड बनोगे? यूजिन ये बात सुन के कहता है, मैं तो बस एक नॉर्मल हाई स्कूलर हूँ और ये काम कोई नॉर्मल हाई स्कूलर का नहीं है। दादाजी उसे कहते हैं, क्या एक नॉर्मल हाई स्कूलर सिर्फ किडनैपर को ही नहीं, साथ ही फॉरेन स्पेशल फोर्स के सोल्जर को भी इतनी आसानी से मात दे सकता है? यूजिन कहता है, लेकिन आपके पास तो खुद का स्क्वाड टीम है तो आपको मेरी क्या ज़रूरत है? दादाजी बताते हैं कि वो लोग यूना के साथ स्कूल नहीं आ सकते। मेरे जैसे ओल्ड मैन को एज ए स्क्वाड टीम चलेगी, लेकिन अगर वो लोग यूना के साथ रहेंगे तो वो एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगी क्योंकि वो अभी बहुत ही ज़्यादा यंग है। और ऊपर से सुकजू ने भी कहा है उसे बॉडीगार्ड ड्यूटी से रिलीज़ करने के लिए क्योंकि वो अपने आप को दोष दे रहा है हाल ही में हुए इंसिडेंट की वजह से। और वो कह रहा है कि वो यूना का गार्ड बनने के लायक नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हारे बारे में सोचा है कि तुम यूना का गार्ड बन जाओ। लेकिन यूजिन उनसे कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं ये बॉडीगार्ड वाला काम भी कर सकता हूँ, इसीलिए मुझे इन सब से दूर रखिए। यूजिन जैसे ही दरवाज़ा खोलने जाता है तब दादाजी कहते हैं, मैं यहाँ सिर्फ यूना की बात करने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें 3 साल पहले जो इंसिडेंट हुआ था उसके लिए भी थैंक्स करने आया हूँ। यूजिन उनकी बात सुन के बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और वो तुरंत ही वहीं पे रुक जाता है। दादाजी उसे कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, फाइनली मुझे ये चांस मिल ही गया कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कर पाऊँ क्योंकि तुम्हारी वजह से मैंने अपने बेटे के साथ उसकी आखिरी लम्हे गुजारी है। यूजिन कहता है, वो तो एक रिक्वेस्ट थी जो मैंने पूरा किया था। दादाजी कहते हैं, हाँ मुझे पता है, लेकिन वो काम कोई दूसरा एक्सेप्ट नहीं कर रहा था क्योंकि वो मिशन बहुत ही ज़्यादा हार्ड था, लेकिन तुमने उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और मेरे बेटे को मुझसे मिलाया था और तुम्हारी ही वजह से मैं उसके आखिरी लम्हे में साथ रह पाया। वो हमेशा ही तुम्हारी बातें करता रहता था, वो हमेशा ये सोचता था तुम्हारे जैसा एक बच्चे को क्यों एक मिशनरी बनना पड़ा, तो इसीलिए उसने मुझसे कहा था मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान दूँ। मैंने भी तुम्हारी बहुत तलाश की, लेकिन मुझे
कोई भी तुम्हारा आता पता नहीं मिला, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि हम ऐसे मिलेंगे। क्या तुम्हें पता है, हमारी यूना उसी की बेटी है। ये सुन के यूजिन को फ्लैशबैक याद आती है, जहाँ यूना के डैड ने कहा था कि मेरी भी एक तुम्हारी एज की बेटी है। यूजिन दादाजी की सारी बातें सुनने के बाद कहता है कि यूना के लिए मैं एक प्रॉपर बॉडीगार्ड वाला काम तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर मुझे कुछ भी खतरा दिखा तो मैं उसे नज़रअंदाज नहीं करूँगा। जिसे सुनकर दादाजी खुश होते हैं और कहते हैं, तुमने ये बोल दिया, ये भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा है। दादाजी यूजिन से कहते हैं, मुझे तुमसे एक और बात पूछनी है, तुम्हें हमारे SW गार्ड के बारे में क्या कहना है। यूजिन कहता है, आखिर आप कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ समझा नहीं। दादाजी कहते हैं, हमारी सिक्योरिटी टीम में सारे के सारे सोल्जर भरे पड़े हैं, जिसके वजह से वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही बड़े तीसमार खां समझते हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि वो लोग समझ रहे हैं कि उन्होंने यूना की किडनैपिंग वाली केस को सॉल्व किया है, जबकि मैं इस बात की सच्चाई अच्छे से जानता हूँ। हमारी SW ग्रुप को हाईली ट्रेंड सिक्योरिटी की ज़रूरत है, लेकिन वो लोग अपने घमंड की वजह से ऐसे ही बैठे रहते हैं और थोड़ा भी ध्यान नहीं देते अपने ट्रेनिंग पर। इसीलिए मैं तुम्हारा ओपिनियन जानना चाहता हूँ। और हाँ, मैं ये सब फ्री में नहीं चाहता, ये एक रिक्वेस्ट है। जिसे सुन के यूजिन एक लंबा सा सांस लेता है और फिर सीन चेंज हो जाता है और हमें यूजिन के क्लास का सीन दिखाते हैं। जैसे ही यूजिन अपने क्लास में आता है, यूना उसे देख के स्माइल करते हुए वेव करती है, लेकिन यूजिन उसे कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप जाके अपने सीट पे बैठ जाता है और वो दादाजी की बातें याद करने लगता है, जो दादाजी ने कहा था कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैंने अपने बेटे की आखिरी लम्हे को साथ में गुजारा। यूजिन सोचता है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे बचाने के बाद यूना की डेथ का देहांत हो गया। और हमें 3 साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है, जब यूजिन एक मर्सनरी के तौर पे एक मिशन कर रहा था। तब यूना के डैड भी थे और उन्हीं के टीम को एस्कॉर्ट करना था। यूजिन वहाँ पे चॉकलेट खा रहा होता है, तभी यूना के डैड एक ट्रे उठाते हैं जहाँ खाना होता है, उसे लेके वो यूजिन के पास आते हैं और कहते हैं, तुम तो एक टीनेज बच्चे हो, मुझे तो लगा ही नहीं था क्योंकि तुम्हारा मुंह ढका हुआ था और तुम्हारे जैसे यंग लड़के को इस तरीके का खाना तो नहीं खाना चाहिए, तुम्हें घर का खाना खाना चाहिए। लेकिन यूजिन फिर से अपने फेस को कवर कर लेता है। यूना के डैड फिर यूजिन से मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हारे एज के बच्चों को भरपेट खाना खाना चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ कुछ सोल्जर बात कर रहे होते हैं और यूजिन भी उनकी बातें सुन रहा होता है। वो लोग कहते हैं, इस बार हम लोग जिन लोगों को एस्कॉर्ट कर रहे हैं वो लोग बहुत ही पैसे वाले हैं और मैंने सुना है कि वो लोग गरीब लोगों के लिए बिल्डिंग, स्कूल और रास्ते बना रहे हैं। साथ वाला सोल्जर कहता है, ये लोग कितना पागल है, ये लोग पैसा उस जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ से कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलने वाला, उससे अच्छा तो ये लोग मुझे ही पैसे दे देते। तीसरा सोल्जर कहता है, मैंने सुना है ये लोग तो यहाँ हेल्प करने के लिए आए हैं, इन जैसे लोग अक्सर गरीबों के लिए ऐसा काम करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जब यूजिन गार्ड ड्यूटी कर रहा होता है, तब यूना के डैड वहाँ आते हैं और उसके लिए एक चॉकलेट लाते हैं और यूजिन को देते हैं, लेकिन यूजिन उसे नहीं लेता और कुछ कहता भी नहीं। ऐसे ही वो हर रोज कुछ ना कुछ खाने के लिए सामान लेके आते थे, लेकिन यूजिन उन्हें कुछ भी नहीं कहता था। फिर एक दिन यूजिन ऐसे ही बैठा हुआ होता है, तभी यूना के डैड उसके पास आते हैं और कहते हैं, मैंने सुना है कि तुम अपने दूसरे काम के लिए यहाँ से जा रहे हो, ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ, मुझे तो तुमसे लगाव हो गया था। वैसे तुम कभी कभी यहाँ पे मुझसे मिलने आ जाना, मैं यहाँ 1 महीने तक रुकने वाला हूँ। और वो यूजिन को एक बैग देते हैं और कहते हैं, मैंने यहाँ कुछ तुम्हारे लिए खाना और मेडिकल सप्लाई रखा है। तब यूजिन पहली बार उनसे कहता है, आप ये सब मुझे क्यों दे रहे हो? यूजिन की बात सुन के यूना के डैड हैरान होते हैं और कहते हैं, तुम्हें तो कोरियन आती है, तो तुम ऐसा क्यों प्रिटेंड कर रहे थे कि तुम मेरी भाषा नहीं जानते हो? लेकिन यूजिन उनसे कुछ नहीं कहता और बस देखता रहता है। तब वो कहते हैं, ओ अच्छा, तुमने मुझे पूछा कि मैं तुम्हें ये सब क्यों दे रहा हूँ। तब वो एक स्माइल करते हुए कहते हैं, मेरी एक बेटी है बिल्कुल तुम्हारी एज की, और तुम मुझे मेरी बेटी की ही याद दिलाते हो, और इसीलिए मैं तुम्हें अकेले तो नहीं छोड़ सकता। फिर नेक्स्ट सीन कुछ दिनों बाद का होता है। यूजिन के साथ वाला सोल्जर यूजिन से कहता है, यूजिन तुम्हें पता है वो अमीर लोग जो वॉलंटियर करने आए थे, जिनको हमने एस्कॉर्ट किया था, वहाँ पे एंटी गवर्नमेंट फोर्स ने कब्जा कर लिया है और उन्हें कैद भी कर लिया है, और तो बहुत सारे वॉलंटियर को मार भी दिया। फिर सीन प्रेजेंट में आती है जहाँ यूना यूजिन के पास आके कहती है, यूजिन क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम होगा, तुमसे कुछ बात करनी थी। फिर सीन स्कूल के रेस्ट रूम में शिफ्ट होता है जहाँ सुकजो यूजिन से बोलता है, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे ऊपर शक किया था और भला बुरा भी कहा था, और मैं
और मैं इतना लेट से माफ़ी मांगने के लिए भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, क्योंकि मैं तुमसे फेस टू फेस मिलकर माफ़ी मांगना चाहता था। यूजिन कहता है, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी पोजीशन को और तुम्हारे काम को, तो इसलिए तुम्हें जो सही लगा तुमने वो किया, इसीलिए तुम मुझसे माफ़ी नहीं भी मांगोगे तो भी होगा। फिर यूना यूजिन से कहती है, मैं जानती हूँ तुम मना कर दोगे, लेकिन मेरे दादाजी ने तुम्हें इनवाइट किया है। यूजिन कहता है, कोई बात नहीं, मैं समझ गया, और वो राजी हो जाता है यूना के घर जाने, जिसे सुन के यूना काफ़ी सरप्राइज होती है। दूसरी ओर जिए को दिखाते हैं, जो अब भी गुस्सा थी यूजिन के ऊपर और सोच रही थी आखिर वो लड़का है कौन, जिसके वजह से हमें डायरेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से वार्निंग आ गई। तभी जिए का सिक्योरिटी इंचार्ज आके कहता है, मैम वो हाई स्कूलर यहाँ आया है, जिसे सुन के वो काफ़ी हैरान होती है। नेक्स्ट सीन हमें उनके मेन चेंजिंग रूम का दिखाते हैं, जहाँ पर यूजिन अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है। वहाँ सुखजू भी होता है उसके पास, और क्या वो कहता है, तुम्हें अचानक से क्या हो गया जो तुम यहाँ बॉडीगार्ड की ट्रेनिंग करने आ गए। और यहीं पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं, जहाँ पर यूना के दादाजी यूजिन से कहते हैं, तुम्हें बस हमारे एस्कॉर्ट टीम के साथ रहकर कुछ टाइम ट्रेनिंग करनी है, और इसके बारे में मैंने उनसे पहले ही बात कर लिया है, तो तुम्हें वहाँ पे किसी से भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। प्रेजेंट में यूजिन सुखजू से कहता है, मैं तो यहाँ सिर्फ देखने आया हूँ कि एक बॉडीगार्ड किस तरह से ट्रेनिंग करता है। सुखजू यूजिन की बात सुन के सोच रहा होता है, क्या इसे सच में बॉडीगार्ड बनने में इंटरेस्ट है। तभी यूजिन सुखजू से कहता है, क्या तुम आज नहीं आ रहे हो ट्रेनिंग करने के लिए। सुखजू से कहता है, मैं टीम 3 से हूँ और आज टीम 2 के गार्ड की ट्रेनिंग है। और हाँ, एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूँ, जो टीम 3 है वो यूना की प्रोटेक्शन के लिए है, और जो टीम 2 है वो डायरेक्टर सिन जी है और उनके फैमिली प्रोटेक्शन के लिए है। फिर थोड़ी देर बाद टीम 2 का कैप्टन अपने सबॉर्डिनेट से यूजिन को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहते हैं, मैंने तुम लोगों से जिस स्टूडेंट के बारे में बताया था ये वही है, और ये आज से हमारे साथ यहीं पे बॉडीगार्ड बनने की ट्रेनिंग करने वाला है। और साथ ही ये लड़का हमारे सुखजू का क्लासमेट भी है, इसीलिए हमारे प्रेसिडेंट ने इसे परमिशन दिया है कि यहाँ पे आके बॉडीगार्ड की ट्रेनिंग ले पाए। इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम लोग इसके साथ अच्छे से बिहेव करो। तभी उनमें से एक गार्ड अपना हाथ उठाते हुए कहता है, सर ये वही लड़का है क्या जिसने सुखजू के साथ मिलके हाल ही के इंसिडेंट को रोका था। कैप्टन उनकी बात सुन के कहते हैं, हाँ ये वही लड़का है जिसने सुखजू के साथ मिलके ये काम अंजाम दिया था। जिसे सुन के वो सारे बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं। यूजिन उनसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है, मेरा नाम यूजिन है और आप लोगों से मिलकर खुशी हुई। फिर वो सारे ट्रेनिंग एरिया के चारों ओर रनिंग करने लगते हैं और कैप्टन उन सबको लीड कर रहा होता है। यूना, सुखजू और उनके टीम लीडर ऊपर से देख रहे होते हैं। यूना कहती है, क्या उसे अचानक से बॉडीगार्ड बनने का इंटरेस्ट आ गया। सुखजू कहता है, हाँ उसने तो मुझे ऐसा ही कुछ कहा है। फिर यूना सोचती है, हाँ ये भी हो सकता है कि उसे बॉडीगार्ड के काम पे इंटरेस्ट हो, क्योंकि उसे इस तरह के काम सूट भी करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ सिंजी और उसका सिक्योरिटी इंचार्ज भी आता है, जिसे देख के यूना मन में कहती है, आखिर ये यहाँ क्या करने आई है। वो सारे भाग भाग के काफ़ी थक जाते हैं। तब कैप्टन पीछे की तरफ देखते हैं और मन में कहते हैं, ये लड़का तो इनके साथ काफ़ी अच्छे से भाग रहा है, मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। और वो सबसे कहते हैं, मैं अपनी स्पीड को बढ़ा रहा हूँ, तो सब लोग मुझे फॉलो करो। अपने रनिंग सर्कल को पूरा करने के बाद वो सारे बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं। तब कैप्टन यूजिन की तरफ देखते हुए सोचते हैं, इस लड़के को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, हम तो यहाँ बेहोश होने की हालत में है, लेकिन इसे देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे इसके पास अभी भी बहुत ही ज़्यादा स्टेमिना बाकी है। फिर वो लोग बाकी की ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, जहाँ एक में रोप के ऊपर चढ़ना होता है, जिसके ऊपर यूजिन बहुत ही तेजी से चढ़ जाता है, जिसे देख के यूना काफ़ी हैरान होती है और कहती है, यूजिन तो इन सब चीज़ों में बहुत ही अच्छा है, टीम 2 वाले उसके करीब भी नहीं है। सुखजू भी मन में कहता है, ये तो एक मॉन्स्टर है। दूसरी ओर सिंजी भी यूजिन को देख के कहती है, हालांकि ये बस एक ट्रेनिंग है, लेकिन देखने में तो ऐसा लगता है उस बच्चे का लेवल टीम 2 के सारे मेंबर से भी बहुत ऊपर का है। जिसे सुन के टीम 2 का लीडर कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होता है। नेक्स्ट सीन फिर से हमें यूजिन को दिखाते हैं, जो बिल्कुल भी नहीं थका होता है, और उसे देख के कैप्टन मन में कहता है, आखिर ये लड़का है कौन जो ये ट्रेनिंग में भी हम सबसे इतना बेहतर है, कहीं ये दूसरी जगह पे तो ट्रेनिंग नहीं करता। उसी टाइम कैप्टन की नज़र टीम लीडर के ऊपर पड़ती है, तो वो गुस्से के साथ उसी तरफ देख रहा होता है, जिसे देख के कैप्टन बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और मन में कहते हैं, अगर हम इससे हार गए तो लीडर हमें बहुत ही ज़्यादा डांटेंगे। उसी टाइम एक गार्ड अपना हाथ उठाता है और कैप्टन से कहता है, सर मैंने सुना है इस लड़के ने यूना को बचाने के लिए उन किडनैपर्स के साथ फाइट किया है।
और इसी वजह से मैं इसके स्किल को देखना चाहता हूँ और मैं इसके साथ एक फ्रेंडली मैच करना चाहता हूँ। जिसे सुन के कैप्टन गुस्से से कहते हैं, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम एक हाई स्कूलर के साथ लड़ने की बात कैसे कर सकते हो? कैप्टन उस गार्ड को डांट रहे होते हैं। उसी टाइम यूजिन आगे बढ़ता है और उनसे कहता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इनके साथ फ्रेंडली स्पार कर सकता हूँ। जिसे सुन के कैप्टन भी मान जाते हैं और कहते हैं, ठीक है, पर पहले तुम प्रोटेक्टिव गियर पहन लो ताकि तुम्हें चोट ना लगे। फिर वो दोनों हेलमेट और ग्लोव्स पहन लेते हैं। यूना ये देख के बहुत ही परेशान होती है और सुगजू को कहती है, उसे कुछ होगा तो नहीं ना? सुगजू कहता है, मुझे नहीं पता कुछ होगा या नहीं, क्योंकि यहाँ सारे गार्ड बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, जबकि टीम 3 का लीडर भी यही सोच रहा होता है। SW ग्रुप के सारे गार्ड स्पेशल फोर्स का हिस्सा रहे हैं, पता नहीं ये बच्चा उनके सामने कैसे टिक पाएगा। सिनजिए भी अपने सिक्योरिटी इंचार्ज से कहती है, तुम मुझे ये मत कहना कि हमारी टीम एक हाई स्कूल के बच्चे से हार जाएगी। मैंने सुना है ये लड़का फाइटिंग में काफी ज्यादा अच्छा है। मुझे तो लगता है ये लड़का कहीं दूसरी जगह पे ही ट्रेनिंग करता है। सिक्योरिटी इंचार्ज कहता है, चाहे ये लड़का कहीं से भी ट्रेनिंग लेके क्यों ना आया हो, हमारे गार्ड के अगेंस्ट में ये नहीं जीत सकता, क्योंकि वो लोग SW ग्रुप ज्वाइन करने से पहले स्पेशल फोर्स का हिस्सा रहे हैं। कैप्टन रेफरी का काम करते हैं और वो उन दोनों को कहते हैं, अपनी लिमिट पे रहकर फाइट करना, और ये एक फ्रेंडली मैच है तो अपने आप को कंट्रोल में रखना। और खासकर वो सोल्जर से कहते हैं कि मैं तुम्हें भी बोल रहा हूँ, ज्यादा अपने आप को पुश मत करना। सोल्जर कहता है, ठीक है सर, आपको इतना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कैप्टन उनसे कहते हैं, रेडी। तब वो यूजिन से कहता है, बच्चे तुम घबरा तो नहीं रहे? तुमने पहले जितने लोगों से फाइट किया है मैं उन सब से अलग हूँ। लेकिन यूजिन उसे कुछ नहीं कहता और अपने पोजीशन पे खड़ा होता है। कैप्टन जैसे स्टार्ट बोलते हैं, वो गार्ड बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता है और अपने पूरे ताकत के साथ यूजिन के ऊपर अटैक करता है। यूजिन उसके अटैक को जैसे जैसे डॉज कर लेता है, जिसे देख के यूना काफी घबरा जाती है और कहती है, मुझे तो लगा था ये एक फ्रेंडली मैच है, लेकिन अपना गार्ड तो बहुत ही ज्यादा पावर के साथ अटैक कर रहा है। वो बॉडीगार्ड भी अपने फुल पावर के साथ अटैक कर रहा होता है और यूजिन भी उसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा होता है। तभी यूजिन को एक ओपनिंग मिलती है। वो अपने पैर से गार्ड के पैर पर एक काफ किक मारता है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। फिर यूजिन उसी का मौका उठा के गार्ड को एक जबरदस्त पंच मारता है। वो गार्ड भी अपने हाथों से यूजिन का अटैक को ब्लॉक कर लेता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इतनी आसानी से हरा पाओगे? और फिर यूजिन को पंच मारने आता है, लेकिन यूजिन उसके पंच को अपने एक हाथ से ब्लॉक कर लेता है और दूसरी हाथ से उसके फेस पे पंच मार देता है, जिसे देख के यूना और सुगजू काफी हैरान होते हैं और उनके सिक्योरिटी इंचार्ज भी कहते हैं, यूजिन ने पंच उस जगह पे मारी जिस जगह पे प्रोटेक्शन नहीं था। फिर यूजिन उस गार्ड को सर से पकड़ के अपने घुटने से उसके मुंह पे मारता है, जिससे उसका ब्लड निकलने लगता है और वह जमीन पे गिर जाता है। और उसे देख के सिनजिए और उसका सिक्योरिटी इंचार्ज भी काफी हैरान होते हैं। यूजिन उसके गिरने के बाद अपना हेलमेट उतार देता है। कैप्टन और उनके सारे मेंबर यूजिन को देख के हैरान होते हैं। तब सुगजू उन्हें देख के कहता है, मुझे तो लगा था शायद कैप्टन को यूजिन से कहना चाहिए था कि वो अपने आप को होल्ड बैक करे। सिनजिए भी यूजिन की फाइट देख के काफी इम्प्रेस हो जाती है और कहती है, मुझे तो इसकी फाइटिंग देख के तो नहीं लगता ये लड़का 19 साल का भी है। और ये वाला एपिसोड हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। ये वाला एपिसोड अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो जरूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। पिछले एपिसोड में हमने देखा था यूजिन एक गार्ड के साथ फ्रेंडली स्पार मैच करता है, जिसे वो आसानी से जीत जाता है और उस गार्ड को उसके साथ ही उठा के लेके जाते हैं, जिसे देख के टीम 2 का लीडर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। कैप्टन भी यूजिन को देख के घबराया हुआ होता है और कहता है, ये लड़का तो फाइटिंग में बहुत ज्यादा अच्छा है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि इसने सुगजू के साथ मिलकर यूना को रेस्क्यू किया था। टीम 2 का लीडर अभी भी उनकी तरफ गुस्से से देख रहा होता है, जिसे देख के कैप्टन और भी ज्यादा डर जाते हैं और मन में कहते हैं, आज तो मैं काम से गया। तभी एक और गार्ड अपना हाथ उठाता है और कहता है, कैप्टन मैं भी इस लड़की के साथ एक स्पार मैच करना चाहूंगा। फिर कैप्टन उसे कहते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा एक मेंबर इससे पहले ही हार चुका है और अब तुम भी इससे मैच करने की बात कर रहे हो। उस गार्ड का नाम चोय बोमसियोक होता है। वो कैप्टन से कहता है, यस सर, मैं इस लड़के के साथ फाइट करना चाहता हूँ क्योंकि इसके मूव बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। यूजिन उसकी बात सुन के फिर से कहता है, मुझे इसके साथ फाइट करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। कैप्टन उसे कहते हैं, पहली फाइट के बाद तुम काफ़ी थक गए होंगे, क्या तुम श्योर हो कि तुम अब भी उसके साथ फाइट करना चाहोगे? यूजिन उनसे कहता है, मैंने ज़्यादा कुछ किया ही नहीं जो कि मैं थक जाऊँ। जिसे सुन के वो सारे काफ़ी हैरान होते हैं। फिर वो दोनों फाइटिंग एरिया में आमने सामने आते हैं और चोय बोमसियोक यूजिन से पूछता है, तुमने अपनी ट्रेनिंग कहाँ से की है?
यूजिन उसे कहता है, तुम अपना हेलमेट नहीं पहनोगे? चोय बॉम्सियोक कहता है, नहीं मैं नहीं पहनूंगा, तुम अपना पहन लो। यूजिन भी उसकी बात सुन के अपना हेलमेट फेंक देता है, जिसे देख के सब हैरान होते हैं। चोय बॉम्सियोक भी उसे देख के हैरान होता है और कहता है, बच्चे मुझे तुम्हारा स्टाइल बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, वैसे तुम्हें मुझसे डर तो नहीं लग रहा? सिनजिए उन्हें देख के अपना सिक्योरिटी इंचार्ज को कहती है, तुम्हें क्या लगता है इस बार का रिजल्ट क्या होने वाला है? तब सिक्योरिटी इंचार्ज कहता है, पिछले वाले गार्ड को लगा था कि वो एक हाई स्कूलर से फाइट कर रहा है, इसीलिए उसे ऑफ गार्ड पकड़ लिया, लेकिन चोय बॉम्सियोक को पता है इसके स्किल के बारे में, तो ये उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करेगा। साथ ही हम रोज ट्रेनिंग करते हैं बिना रेस्ट लिए, और ये तो हमारी टीम का एस है, और इसे हराना इतना भी आसान नहीं है। दूसरी ओर टीम 3 का लीडर भी सोच रहा होता है, पता नहीं ये हाई स्कूलर कितना ट्रेनिंग करता है और कहाँ से ट्रेनिंग लेके आया है, लेकिन उसका ओपोनेंट चोय बॉम्सियोक होने वाला है, जो कि एक बहुत ही टफ ओपोनेंट होने वाला है। तभी कैप्टन फायर स्टार्ट करने के लिए बोलते हैं और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने जाते हैं। चोय बॉम्सियोक पहले एक यूजिन को पंच मारते हैं, लेकिन यूजिन उसे डॉज कर लेता है। फिर यूजिन भी काउंटर पंच मारता है, जिसे चोय बॉम्सियोक अपने दोनों हाथों से ब्लॉक कर लेता है। चोय बॉम्सियोक फिर से एक पंच मारता है, जिसे यूजिन नीचे झुक के डॉज करता है और उसके फेस पे एक काउंटर पंच मारता है, लेकिन चोय बॉम्सियोक भी यूजिन के पंच को पकड़ लेता है और हंसते हुए कहता है, जितना तुम दिखते हो उससे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो। यूजिन तभी अपने राइट हैंड से पंच मारने जाता है, लेकिन उसे भी अपने हाथों से वो ब्लॉक कर लेता है और कहता है, तुम तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ भी हो, लेकिन फिर भी मेरे डिफेंसेस को तोड़ना इतना भी आसान नहीं है। उसी टाइम यूजिन उनके पैर पे एक लात मारता है, जिसे वो थोड़ा नीचे झुक जाते हैं, और इसे देख के चोय बॉम्सियोक के साथ बाकी के सारे मेंबर भी हैरान होते हैं। फिर यूजिन उसके पीछे की तरफ जाके पैर पे एक और किक मारता है, जिससे चोय बॉम्सियोक काफ़ी गुस्सा हो जाता है और सोचता है, ये तो बार बार मेरे पैर के ऊपर ही अटैक कर रहा है मुझे ज़मीन पे गिराने के लिए, और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। फिर वो सारे डिफेंसेस को छोड़ के यूजिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसका फ़ायदा उठा के यूजिन उसकी ठुड्डी पे एक कोहनी मारता है और साथ ही उसके चेस्ट पे एक पंच मार देता है, जिसे खाने के बाद चोय बॉम्सियोक फिर से यूजिन को पंच मारने के लिए आगे जाता है, लेकिन यूजिन उसके पंच को अपने एक हाथ से ब्लॉक कर देता है और दूसरे हाथ से उसके गले पे एक पाम अटैक करता है, जिसके बाद वो खास खास के घुटनों के बल जमीन पे गिर जाता है, जिसे देख के यूना, सुगजू, सिनजिए और उनके सिक्योरिटी इंचार्ज सारे हैरान हो जाते हैं। फिर चोय बॉम्सियोक जमीन पे बैठकर खांस रहा होता है और यूजिन उसके पास ही खड़ा होता है, जिसे देख के यूना का सिक्योरिटी इंचार्ज सोच रहा होता है, ये लड़का तो बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड है, इसने पहले तो चोय बॉम्सियोक के पैर पे अटैक किया, जिसकी वजह से उसे अपने डिफेंस को डाउन करना पड़ा, और जैसे ही उसने डिफेंसेस को छोड़ा यूजिन ने उसके गले पे अटैक कर दिया, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गया। तभी यूजिन बाकी के गार्ड की तरफ देखते हुए कहता है, अगर किसी और को मेरे साथ स्पार करना है तो बोलो, मैं रेडी हूँ। यूजिन की ये बात सुन के बाकी के सारे गार्ड काफ़ी घबरा जाते हैं। फिर कैप्टन यूजिन के पास आके कहते हैं, यहाँ पे तो एक फ्रेंडली स्पार मैच हो रहा था, लेकिन तुमने उसके पैर पे अटैक किया और साथ ही उसके गले में। तब यूजिन उनसे कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि स्पार मैच का कोई रूल भी है। कैप्टन उसकी बात सुन के काफ़ी हैरान होते हैं और कहते हैं, नहीं, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं तुमसे यहाँ रूल के ऊपर डिस्कस करने भी नहीं आया हूँ। और मन में कहते हैं, अगर मैं इसके साथ अभी रूल के ऊपर डिस्कस करूँगा तो ऐसा लगेगा कि हम लोग हारने के बाद एक्सक्यूज़ बना रहे हैं। उसी टाइम जिया अपनी सिक्योरिटी इंचार्ज से कहती है, तो ये बात तो अभी पूरी तरह से कंफर्म हो गई है कि इस लड़के ने और सुगजू ने मिलके यूना को बचाया था। और वो कहती है, वैसे टीम 2 का लीडर का उस बच्चे के बारे में क्या कहना है? फिर सिक्योरिटी इंचार्ज कहता है, ये लड़का बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड है, फ्रेंडली फाइट से लेके फिजिकल एबिलिटी तक ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। ये सुन के सिनजिए हंसते हुए आगे बढ़ती है और यूजिन से कहती है, अब जब तुम यहाँ अपना ट्रेनिंग कर ही लिए हो तो क्यों ना अब तुम फील्ड ट्रेनिंग के लिए चलो। जिसे सुन के सारे गार्ड हैरान हो जाते हैं। यूना भी अपनी बहन की बात सुन के हैरान होती है और मन में कहती है, उन्नी, आखिर तुम उसके साथ क्या करना चाहती हो? जिया आगे बढ़ती है और यूजिन से कहती है, तुम यहाँ बॉडीगार्ड बनने की ट्रेनिंग लेने आए हो, तो अभी बेसिक ट्रेनिंग खत्म हो गई है, तो क्यों ना अभी तुम मेरे साथ फील्ड ट्रेनिंग के लिए चलो। और वैसे भी तुम टीम 2 के टाइमिंग को फॉलो कर रहे हो, तो चलो तैयार हो जाओ, तुम भी मेरे साथ मेरा बॉडीगार्ड बन के चलोगे। दूसरी ओर यूना के दादाजी और उनके सिक्योरिटी इंचार्ज उन्हें सीसीटीवी कैमरे से देख रहे होते हैं। तब उनका गार्ड उनसे कहते हैं, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा ये लड़का यूना के सेम क्लास में पढ़ता है। दादाजी उन्हें कहते हैं, मैं भी पहले ये बात सुन के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया था। उनका गार्ड उनसे कहता है, हमें भी इन्वेस्टिगेशन से ही पता लगा
कि ये वही मर्सिनरी है, लेकिन फिर भी मैं अपने आंखों से देखने के बाद भी ये भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ। इससे पहले तो हमारे पास इसका सिर्फ कोड नेम ही था जो कि जिन है। सिक्योरिटी इंचार्ज कहता है ये वाला कोड नेम 2-3 साल पहले बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था जब इसने बहुत ही ज़्यादा मिशन एक्सेप्ट किया था, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये लड़का इतना यंग निकलेगा। लेकिन अगर ये अब 19 साल का है तब तो और भी ज़्यादा ये यंग था। फिर हमें नेक्स्ट सीन मेंस लॉकर रूम का दिखाया जाता है जहाँ यूजिन जीए के साथ जाने के लिए बॉडीगार्ड का कपड़ा पहन के रेडी होता है, और दूसरी तरफ हमें यूजिन के घर का सीन दिखाते हैं जहाँ दादाजी डायोन से पूछते हैं क्या यूजिन बाहर अपने दोस्तों के साथ गया हुआ है। डायोन कहती है उसने कहा था कि उसे कुछ बाहर काम है तो वो घर लेट आएगा। दादाजी इस बात से थोड़ा चिंता करते हुए कहते हैं इसे ज़्यादा देर बाहर रुकना नहीं चाहिए, यहाँ पर लोग ऐसे ही बिना वजह के फाइट करने आ जाते हैं, इसीलिए मुझे उसकी चिंता हो रही है। जबकि डायोन दादाजी की बात सुन के स्माइल करती है क्योंकि उसे पता है कि उसका ओप्पा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है फाइटिंग में। नेक्स्ट सीन फिर से एसडब्ल्यू ग्रुप के गार्ड का दिखाया जाता है जहां वो सारे झुक के कैप्टन के सामने ज़मीन पे बैठे हुए होते हैं। तभी कैप्टन उनसे कहते हैं कि तुम सब लोग तो बहुत ही बुरे हो जो एक हाई स्कूलर से हार गए। फिर वो गुस्से के साथ कहते हैं मैं उम्मीद करता हूँ तुम लोग अभी हार्ड ट्रेनिंग के लिए रेडी हो और भगवान का शुक्रिया अदा करो कि तुम लोगों को अभी लीडर से सामना नहीं करना पड़ रहा है, नहीं तो वो तुम लोगों के साथ क्या करते मुझे कुछ नहीं पता। जिसे सुन के वो लोग और भी ज़्यादा डर जाते हैं। तभी वहाँ यूजिन रेडी होके आता है जिसे देख के यूना और सुकजू काफ़ी सरप्राइज होते हैं और जिए मुस्कुरा रही होती है। नेक्स्ट इन बिल्डिंग के बाहर का दिखाते हैं जहाँ वो सारे बाहर आ जाते हैं। यूजिन भी सिंजिए के पीछे पीछे ही होता है। वहाँ पे 2 गाड़ी होती है, एक पे सिंजिए जाके बैठ जाती है और दूसरे पे बाकी के गार्ड। लेकिन यूजिन वहीं पे खड़ा होकर देख रहा होता है कि उसे कहाँ बैठना चाहिए। तभी टीम लीडर उससे कहता है तुम पीछे मैम जीए के साथ बैठ जाओ, और वो भी जाके जीए के साथ बैठ जाता है। फिर यूजिन सारे सिचुएशन को कैलकुलेट करने लगता है और कहता है हम 5 गार्ड हैं, मैं और लीडर इस गाड़ी में है और 3 हमारे पीछे आ रहे हैं। तभी जीए यूजिन से कहती है तुमने कभी सेलिब्रिटी बनने के बारे में सोचा है। जीए की बात सुन के यूजिन हैरान होता है। सिंजिए उसे कहती है तुम दिखने में तो अच्छे हो, अगर तुम्हें इस फील्ड में काम चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं एक एंटरटेनमेंट कंपनी को ही लीड कर रही हूँ और अभी हम उसी के काम से जा रहे हैं। यूजिन कहता है मुझे इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जिसे सुन के जीए कहती है ये तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, तो क्या तुम बॉडीगार्ड वाले बिजनेस में इंटरेस्टेड हो। यूजिन कहता है हाँ मुझे बॉडीगार्ड के बिजनेस में ही इंटरेस्ट है। जिसे सुन के जीए कहती है मुझे भी देख के तो ऐसा ही लगता है कि तुम बॉडीगार्ड के फील्ड में ही अच्छा कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है और तुमने बहुत ही आराम से हमारे 2 गार्ड को भी हराया है। और ये बात सिक्योरिटी इंचार्ज भी सुन के गुस्सा हो रहा होता है। तब यूजिन कहता है मैं बस इसीलिए जीत पाया क्योंकि उन्होंने अपना गार्ड लो करके रखा था, और तो वो मेरे साथ अपने फुल पावर के साथ लड़ भी नहीं रहे थे क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ और इसी का एडवांटेज मैंने उठाया है। अगर वो दोनों ने फाइट को सीरियसली लिया होता तो शायद आज मैं फाइट नहीं जीतता। यूजिन की यह बात सुन के जीए मुस्कुरा देती है और मन में कहती है मुझे तो लगा था ये हमारे गार्ड को हरा के बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ होगा, लेकिन ये तो उसका उल्टा है। टीम लीडर भी यूजिन की बात सुन के सोचता है इस लड़के को तो सिचुएशन को समझना अच्छे से आता है। नेक्स्ट सीन हमें जीए के ऑफिस का दिखाया जाता है जहां अंदर जीए काम कर रही होती है और बाहर यूजिन और उस टीम लीडर गार्ड कर रहे होते हैं। तभी टीम लीडर मन में कहता है पूरा 1 घंटा हो गया और ये अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला है, और यूजिन से पूछते हैं कि तुम कहाँ से ट्रेनिंग लेके आए हो। जैसे तुमने आज अपना स्किल दिखाया है स्पार मैच के दौरान, ऐसे स्किल किसी नॉर्मल इंसान के पास तो नहीं हो सकता, इसके लिए अच्छी खासी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। यूजिन कहता है मैं जहाँ पे पहले रहता था वहाँ आस पड़ोस से मुझे ये ट्रेनिंग मिली है। जिसे सुन के लीडर काफ़ी हैरान होता है और मन में कहता है कहीं ये मेरा मजाक तो नहीं बना रहा। तभी यूजिन का फ्लैशबैक दिखाते हैं उसके ट्रेनिंग का जहाँ वो हर रोज़ गोलीबारी का सामना करता था, कभी उनके साथ नाइफ फाइट भी करता था। नेक्स्ट सीन वो लोग काम खत्म करने के बाद घर की तरफ ही आ रहे होते हैं। तब जीए यूजिन से पूछती है बहुत रात हो गई है, कहीं तुम्हें घर जाने के लिए लेट तो नहीं हो रहा। यूजिन कहता है कोई बात नहीं, मैं घर पे बता के आया हूँ। जिसे देख के जीए कहती है शायद मैं गलत हूँ, लेकिन देख के तो ऐसा नहीं लगता कि तुमने ये बॉडीगार्ड वाला काम पहली बार किया है। लेकिन यूजिन कहता है ये मेरा पहली बार ही है जो मैं ये काम कर रहा हूँ। और ये बात लीडर भी सुन रहा होता है और वो मन में कहता है मुझे पता है कि मैम को इतना सस्पिशियस ये क्यों लग रहा है, क्योंकि इसने हमसे एक भी सवाल नहीं पूछा।
और इसे हमने अभी तक कुछ खाने के लिए भी नहीं दिया, जैसे इसको पता हो कि काम के दौरान खाना देर से भी मिल सकता है। और तो अभी तक इसका थोड़ा सा भी एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ। और मैंने इसको जहाँ रुकने के लिए कहा था वहाँ पे ये घंटों तक बिना हिले ही रुका रहा। तभी हमें यूजिन को दिखाया जाता है जो बिना आंखें झपकाए आगे की तरफ देख रहा होता है और आगे से एक ट्रक उनके तरफ बढ़ता है। ट्रक का ड्राइवर नींद में होता है, जिसके वजह से ट्रक सीधा जाके उनके कार के ऊपर भिड़ जाता है और वहाँ एक एक्सीडेंट हो जाता है। और ये वाला एपिसोड हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये वाला एपिसोड थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो जरूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जब यूजिन और सिंचिए उनके सिक्योरिटी इंचार्ज के साथ घर की तरफ आ रहे होते हैं, तब एक ट्रक आगे आ जाता है, जिसे बचाने के लिए ड्राइवर अपनी स्टीयरिंग घुमा लेता है और एक बाउंड्री पोल पे जाके लगता है, जिससे उनके गाड़ी का एयरबैग खुल जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद सिक्योरिटी इंचार्ज जीए के लिए डर जाता है और पीछे घूम के चिल्लाते हुए पूछता है, डायरेक्टर आप ठीक तो है ना? लेकिन वो देखता है यूजिन जीए को अपने बॉडी से कवर करके रखा हुआ था, जिसके वजह से वो बिल्कुल भी सेफ थी। सिन जीए भी यूजिन को देख के काफी हैरान होती है और टीम लीडर भी हैरान होते हुए सोचता है, इस बच्चे ने तो कितने कम टाइम पे ऐसा डिसीजन लिया और अपने बॉडी से जीए को प्रोटेक्ट भी कर लिया। उसी टाइम दूसरे गार्ड भी आते हैं और जीए से पूछते हैं, मैम आप ठीक तो है ना, या कहीं चोट लगी है? जीए कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर सारे गार्ड बाहर आ जाते हैं और टीम लीडर उनसे पूछते हैं, आखिर यहाँ हुआ क्या? दूसरे गार्ड बताते हैं, लगता है उस ट्रक ड्राइवर ने शराब पी के रखी थी और एक्सीडेंट की वजह से वो भी जख्मी हो गया है। अभी तो हमें पहले उसे बचाना पड़ेगा। टीम लीडर कहता है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर नजर रखना और उसको इन्वेस्टिगेट भी करना। दूसरी तरफ सिंजिए यूजिन से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? यूजिन कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जीए फिर भी कहती है, देखने में तो सब ठीक लिख रहा है, लेकिन फिर भी तुम्हें एक बार डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवा लेना चाहिए। लेकिन यूजिन उसे कहता है, उससे भी ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है, तुम अगली बार से गाड़ी का सीट बेल्ट पहन लिया करो, चाहे तुम पीछे ही क्यों ना बैठी हो। ये बात सुन के जीए भी काफी हैरान होती है और कहती है, ठीक है मैं आज के बाद पहन लिया करूंगी। नेक्स्ट सीन थोड़ी देर बाद यूजिन के घर का दिखाते हैं, जहाँ दायुन खाना बना रही होती है। तब यूजिन भी कहता है, क्या तुम लंच रेडी कर रही हो? दायुन कहती है, हाँ मैं लंच पैक कर रही हूँ, क्योंकि दादाजी को देने जाना है और मैंने तुम्हारे लिए भी अलग से बना दिया है, तो तुम भी अपना लंच कर सकते हो। यूजिन कहता है, लेकिन दादाजी तो पहले ही काम के लिए निकल चुके हैं। तब दायुन बताती है, मैं दादाजी को काम की जगह पे ही जाके खाना दे के आऊंगी। वैसे मैं पहले अक्सर जाया करती थी, लेकिन जब से तुम आए हो मैं बहुत दिनों से गई ही नहीं, इसीलिए मैं सोच रही हूँ आज मैं उन्हें खुद ही जाके लंच दे के आऊँ। जिसे सुन के यूजिन कहता है, तब तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा उनके वर्क प्लेस पर। दूसरी तरफ हमें यूजिन के दादाजी को दिखाते हैं, जो अपने पेट्रोलमैन की ड्यूटी कर रहे होते हैं। तभी उनसे दूसरा पेट्रोल ऑफिसर कहता है, मिस्टर यू आजकल आप तो बहुत ही ज्यादा खुश दिख रहे हो, लगता है आपके साथ कुछ बहुत ही अच्छा हुआ होगा। दादाजी उनसे कहते हैं, आखिर आप अचानक से ये बात क्यों कर रहे हो? तब वो बंदा कहता है, जब से आपने छुट्टी लेके काम पे आए हो तब से आप बहुत ही ज्यादा खुश दिख रहे हो। दादाजी भी उनकी बात सुन के स्माइल करते हैं। फिर वो बंदा कहता है, मैं राइस केक लेके आया हूँ, ब्रेक टाइम पे हम दोनों साथ में बैठ के खाएंगे। दादाजी कहते हैं, तुम जाओ और खाना स्टार्ट करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मुझे कुछ कचरे रिसाइकिल करना है। फिर दादाजी डस्टबिन के पास जाके कचरा रिसाइकिल करने लगते हैं और मन में सोचते हैं, शायद यूजिन के आने के बाद मैं ज्यादा ही खुश दिखने लगा हूँ। उसी टाइम पे कोई आदमी रास्ते पे चिल्लाते हुए कहता है, सर आप अपनी गाड़ी को थोड़ा साइड कर लीजिए। तभी दादाजी रास्ते पे देखते हैं तो एक लड़का अपनी गाड़ी को सड़क के बीच में रोक देता है और वो देखने में बिल्कुल गुंडे की तरह दिख रहा होता है और बड़े ही गुस्से के साथ पीछे वाले आदमी की तरफ देखते हुए गाली देता है और कहता है, चुप हो जावे कमीने, मैं बस यहाँ कचरा फेंकने जा रहा हूँ। जिसे सुन के वो पीछे वाला बंदा भी खामोश बैठ जाता है। फिर वो टपोरी अपना हाथ पे 2 कप लेके डस्टबिन की तरफ आता है, जहाँ दादाजी खड़े हुए होते हैं, लेकिन वो आदमी कप को दूर से ही फेंक देता है, जो कि डस्टबिन के अंदर भी नहीं गिरता और वो वहीं से अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ जाता है। फिर दादाजी आगे बढ़ के उन कचरों को डस्टबिन के अंदर डाल देते हैं। गाड़ी में उस लड़के के साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है। वो अपने पास से एक पॉलिथीन का बैग निकालते हुए कहती है, हनी इसे भी फेंक दो ना। वो लड़का ये सुन के गुस्सा हो जाता है और पॉलिथीन का बैग लेते हुए कहता है, तुम्हें पहले ही मुझे ये दे देना चाहिए था, अब मुझे फिर से उस कचरे के पास जाना पड़ेगा। वो बंदा फिर से दूर से ही पॉलिथीन का बैग फेंक देता है और वो कचरा दादाजी के पास आके गिरता है, लेकिन दादाजी उसे कुछ नहीं कहते हैं और खुद ही कचरों को रिसाइकिल करने लग जाते हैं। उसी टाइम उन्हें दायुन की आवाज़ आती है। दादाजी पीछे की तरफ देखते हैं तो उन्हें दायुन और यूजिन दोनों ही दिखते हैं।
दादाजी मुस्कुराते हुए उनसे पूछते हैं, तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? तब यूजिन कहता है, दादाजी हम आपके लिए लंच लेके आए हैं। दादाजी उन दोनों को कहते हैं, तुम दोनों को ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं यहीं से कुछ खरीद के खा लेता। डायन उनसे कहती है, दादाजी लेकिन ये लंच बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और मैंने इसे खुद अपने हाथों से बनाया है। और वो डस्टबिन की तरफ देखते हुए कहती है, दादाजी क्या आप रिसाइकलिंग कर रहे हो? दादाजी कहते हैं, हाँ मैं रिसाइकलिंग कर रहा हूँ, अगर मैं ये टाइम टू टाइम नहीं करूँगा तब तो यहाँ बहुत सारे कचरा जमा हो जाएगा। फिर डायन भी उनकी बात सुन के अपनी स्लीव्स को ऊपर कर लेती है और कहती है, चलो ठीक है फिर मैं भी आपकी मदद करती हूँ। दादाजी डायन को कहते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम ये काम करोगे तो तुम्हारा कपड़ा गंदा हो जाएगा। डायन कहती है, अगर ये कपड़ा खराब हो गया तो मैं फिर से इसको धो लूँगी। तो चलिए जल्दी से इन सब काम को ख़त्म कर लेते हैं, फिर हम साथ में बैठ के लंच करेंगे। पीछे यूजिन भी उनको देख के अपनी स्लीव्स उठा रहा होता है, जैसे वो भी उनको हेल्प करने वाला हो। यूजिन और उसकी फैमिली जहाँ पे रिसाइकिल कर रहे होते हैं वहीं पे चीफ का घर होता है और उसी टाइम चीफ और उसका साथी घर से निकलते हुए बात कर रहे होते हैं। चीफ कहता है, बहुत टाइम के बाद मुझे अपने घर पे रेस्ट करके सुकून मिला, मैं तो हॉस्पिटल पे अच्छे से सो भी नहीं पाया था, जबकि अब हम घर पे आ गए हैं तो क्यों ना हम अपने आप को ट्रीट दे। तभी चीफ की नज़र यूजिन पे पड़ती है जो अपनी फैमिली के साथ कचरा उठा रहा होता है। चीफ के साथी उसे देख के कहता है, ये लड़का यहाँ कचरा क्यों उठा रहा है? और साथ ही कहता है, शायद मैंने उस बूढ़े आदमी को भी कहीं पे देखा है। चीफ कहता है, क्या तुम उस पेट्रोलमैन की बात कर रहे हो? तब वो बताता है, हाँ मुझे याद आया, जब हम पहली बार यूजिन को मारने के लिए उसके घर गए थे तब मैंने उन्हें उसके घर पे देखा था, इसीलिए मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो उनका चेहरा कुछ जाना पहचाना लगता है। अब समझ में आया, वो यूजिन के दादाजी है। जिसे सुन के चीफ कहता है, अच्छा तब तो वो छोटी लड़की उसकी बहन होगी। चीफ यूजिन को देखता है तो वो बहुत ही खुशी से स्माइल कर रहा होता है, जिसे देख के चीफ मन में कहता है, इसे देख के तो अब सच में लग रहा है कि ये एक नॉर्मल हाई स्कूलर बच्चा है। तभी चीफ का साथी चीफ से कहता है कि हम दोनों उसे जाके ग्रीट करके आए, क्योंकि अब हम एक दूसरे को तो जानते हैं। लेकिन चीफ उसे मना करते हुए कहता है, नहीं अगर हम उनके पास जाएंगे तो उनका दिन खराब हो जाएगा, और वैसे भी हम दिखने में गुंडे जैसे लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ यूजिन, डायन और दादाजी एक जगह बैठ लंच करते हैं और वो दोनों दादाजी को काम पे छोड़ के घर की तरफ चले जाते हैं। रात के टाइम जब दादाजी का काम खत्म होता है और वो घर की तरफ जा रहे होते हैं तभी उनकी नज़र सुबह वाले टपोरी के ऊपर पड़ती है जो अपनी कार को बीच सड़क पे पार्क करके रखा था, जिसे देख के दादाजी मन में कहते हैं, इन्हें यहाँ तो गाड़ी पार्क नहीं करनी चाहिए। फिर वो उस लड़के के पास जाके कहते हैं, सर आपको यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो लड़का दादाजी को बड़े ही गुस्से के साथ कहता है, क्या कहा बे तुमने? दादाजी कहते हैं, अगर आप यहाँ अपनी गाड़ी पार्क करोगे तो दूसरों को अपनी गाड़ी लेके जाने में तकलीफ होगी, इसीलिए आप अपनी गाड़ी को पार्किंग एरिया पे पार्क कर दीजिए। वो बंदा ये सुन के और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और दादाजी से कहता है, मेरा मन जहाँ करेगा मैं वहाँ पे पार्क करूँगा, तुझे जो करना है वो कर ले। लेकिन दादाजी उसे फिर से कहते हैं, आपको यहाँ से गाड़ी हटानी पड़ेगी। तभी उस टपोरी की गर्लफ्रेंड बोलती है, तुम तो यहाँ के पेट्रोलमैन हो ना, तुम्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना है क्या? दादाजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुझे पता है कि मुझे आप लोगों की वजह से ही सैलरी मिलती है, लेकिन फिर भी आप लोग अपनी गाड़ी को यहाँ पे पार्क नहीं कर सकते हो, क्योंकि मुझे इसी काम के लिए तो यहाँ पे रखा है। और तो मैं थोड़ी देर पहले ही देखा था कि वहाँ पार्किंग लॉट पे खाली स्पेस है, तो आप अपनी गाड़ी वहाँ पे जाके पार्क कर दीजिए। फिर वो लड़का दादाजी से कहता है, तो तुम चाहते हो कि मैं अपनी गाड़ी को उस घटिया जगह पे पार्क करूँ? अगर वहाँ पे मेरी गाड़ी के ऊपर स्क्रैच आ गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, तुम लोगे क्या? वो लड़की भी दादाजी से कहती है, मुझे तो नहीं लगता गाड़ी के ऊपर एक स्क्रैच की भी तुम भरपाई कर पाओगे। अगर तुमने पूरी साल भर के भी सैलरी दे दी तो भी वो कम पड़ेगा। दादाजी उनकी बात सुन के खामोश हो जाते हैं। उसी टाइम पीछे से कोई आता है और उस टपोरी के गर्दन को दबोच लेता है। वो चीफ के साथी होता है और वो उसे नीचे झुकाते हुए कहता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो इन बुजुर्ग के सामने? वो टपोरी कहता है, आखिर तुम हो कौन? तब चीफ का साथी बहुत ही गुस्से के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं कौन हूँ? अगर तुझे मैं बता भी दूं तो तू क्या कर लेगा? जिसे सुन के वो लड़का बहुत ही ज्यादा डर जाता है। चीफ का साथी उसे धक्का देते हुए गिरा देता है और कहता है, अगर मैंने देखा कि तुम लोगों ने इन्हें थोड़ा सा भी तंग किया तो मैं तुम दोनों को अपने हाथ से मारूंगा, अब फुट ले यहाँ से। जिसके बाद वो टपोरी और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों ही उस जगह से गाड़ी लेके भाग जाते हैं। फिर चीफ का साथी स्माइल करते हुए दादाजी से कहते हैं, आप ठीक तो है ना सर? दादाजी बहुत ही कंफ्यूज होते हैं और वो कहते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ और आपका शुक्रिया।
तब चीफ का साथी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है, आपको इतना फॉर्मली मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले भी आपसे मिल चुका हूँ। जब हम यूजिन को लेने आपके घर आए थे तब दादाजी को उसके बारे में याद आता है और वो कहते हैं, अच्छा तो तुम यूजिन के दोस्त हो। फिर सीन चेंज होता है और हमें चीफ के क्लब का सीन दिखाते हैं जहाँ चीफ का साथी चीफ को बता रहा होता है, अगर मैंने वहाँ यूजिन के दादाजी को हेल्प नहीं किया होता तो पता नहीं वो लड़का यूजिन के दादाजी के साथ क्या ही करते। तब चीफ हंसते हुए कहते हैं, तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया यूजिन के दादाजी की हेल्प करके। तभी उन्हें जोर से दरवाजा खोलने की आवाज़ आती है और वो दोनों दरवाजे की तरफ देखते हैं तो वहाँ यूजिन होता है। तब चीफ उसे देखते हुए पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम इतना गुस्से में क्यों दिख रहे हो। तब यूजिन अपना फ़ोन निकाल के चीफ को दिखाता है उसके साथी और यूजिन के दादाजी का सेल्फी, जिसे देख के वो दोनों ही खुश हो रहे होते हैं जैसे यूजिन उनकी तारीफ करने वाला हो। लेकिन यूजिन बड़े ही गुस्से के साथ कहता है, तुम लोगों ने अपना धंधा फिर से स्टार्ट कर दिया है और तो तुमने पहले मुझे ही डराने की कोशिश की है। और ये बात सुन के चीफ और उसके साथी की आत्मा निकल जाती है और वो दोनों डरते हुए कहते हैं, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, ये तो बस एक नॉर्मल फोटो है जो मैंने तुम्हारे दादाजी के साथ लिए थे, तुम प्लीज हमारे करीब मत आओ और वहीं पे रुक जाओ। और ये वाला एपिसोड हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये वाला एपिसोड थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो जरूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।